हेलो गाइस, आ चुका हूं ब्रांड न्यू एनिमे के साथ जिसका नाम है गुड नाइट वर्ल्ड। तो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूं कि सोचो, एक लड़का जो रियल दुनिया में बिल्कुल अकेला है, लेकिन एक ऑनलाइन गेम में उसके पास एक परफेक्ट फैमिली है और उस फैमिली को पता ही नहीं है कि वो सब एक रियल दुनिया में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है। गुड नाइट वर्ल्ड सिर्फ गेम की कहानी नहीं है, यह है एक ब्रोकन फैमिली की सबसे दर्दनाक सच्चाई। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है एक ऐसा वायरस जो कि रियल लाइफ में सभी लोगों को खत्म कर रहा होता है। तब इस एनिमे का हीरो जो कि होता है डिस्कसिंग लूजर, वो अपनी एशियन स्टाइल पावर से इस दुनिया को बचाता है। इन सारी चीजों की शुरुआत होती है ताइजीरो नाम के एक लड़के के साथ, जो कि था टिपिकल डिस्कस्टिंग, एक असली लूजर जो अपने रूम को काफी टाइम से साफ ही नहीं करता था और इसे और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए उसने पूरी तरह से अपने स्कूल को छोड़ दिया और फिर वो हमेशा अपने रूम के अंदर ही रहने लगा। वो अपनी फैमिली में हर एक मेंबर से हेट करता है और स्पेशली बात करूँ तो अपने फादर से। लेकिन उसके बचपन में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो काफी हैप्पी हुआ करता था और अपनी फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप भी काफी अच्छा था। उसके लिए काफी फेमस प्रोग्रामर थे और वो ताइजीरो को डेवलपर बनने के बारे में सिखा रहे थे। और यहाँ पर ताइजीरो भी अपने फादर से प्रोग्रामिंग के बारे में काफी कुछ सीख रहा होता है, जो सीखने में उसे काफी मजा भी आ रहा होता है। लेकिन तभी उसकी सिस्टर, जिसका नाम है आया, वो उनके लिए चाय लेकर आती है। लेकिन आया से गलती से चाय वहाँ पर गिर जाती है, जो देखकर उसका फादर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और काफी गुस्से में आकर उसे धक्का दे देता है, जहाँ पर आया भी रोने लगती है। लेकिन उसका फादर फिर भी उस पर चिल्ला नहीं रहा होता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। ताइजीरो अपने फादर को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि कंप्यूटर बिल्कुल सेफ है, जिसके बाद उसका फादर दोबारा से ताइजीरो को सिखाने लगता है। लेकिन एक दिन आया स्कूल में अपनी नोटबुक को भूल जाती है और यहाँ पर रात के 10 बज चुके होते हैं। लेकिन फिर भी उसका फादर उसे अकेले ही स्कूल जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल सिर्फ 5 मिनट दूर था, रास्ते पे लाइट्स भी थे, लेकिन आया कभी भी वापस नहीं आई। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी बॉडी एक बॉक्स में काफी पीसेस में पड़ी हुई मिली, जिसके बाद ताइजीरो काफी अलग सा ही लड़का हो गया। वो अपना पूरा का पूरा टाइम एक प्लेनेट नाम के गेम में ही बिताता था। एक दिन गेम में कुछ ऐसे पायरेट के अटैक में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लड़के एक जाइंट मॉन्स्टर का पीछा कर रहे होते हैं और पायरेट्स भी वही कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि इसका पीछा करते हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन जो शूट कर रहा होता है वो कहता है कि कंटिन्यू रखो। और आखिर में उन्हें एक फायरी रेड ड्रैगन मिलता है, जो कि उनका रियल टारगेट था। तभी जो बाइक चला रहा है वो कहता है कि हम लोग इसे चेस करते करते ट्विलाइट हिल तक जा रहे हैं, जहाँ पर इस गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर अकाबेन फैमिली रहते हैं। वो काफी डर जाता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होता है। और जैसे ही वो आगे एक मेंशन के पास पहुंचते हैं और ड्रैगन वहाँ पर फुल अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ का गेट ओपन होता है और एक लड़का जिसका नाम है इची, जो कि असल में ताइजीरो होता है, वो वहाँ से बाहर आता है। फिर वो आसमान में जंप करता है और एक स्वॉर्ड को समन करता है और ड्रैगन के हेड को एक ही स्लाइस में काट देता है, जैसे कि ये उसके लिए कुछ भी बड़ी बात ना हो। फिर वो ड्रैगन से मिली हुई लूट को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ये बंदा कहता है कि हमें भी रिवॉर्ड चाहिए। तो इची कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और कहता है कि तुम लोग काफी यूजलेस हो, अगर मेरे साथ आर्ग्यूमेंट की तो तुम लोगों का भी खेल खत्म हो जाएगा यहीं पर। लेकिन गाइस, गेम में मरने से रियल लाइफ में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन जो कि प्लेयर्स होते हैं उनका स्टेट्स काफी बुरी तरह से डैमेज होता है। दूसरा लड़का यहाँ पर इची को शांत करता है, तो इची कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम लोग चलो मेरे घर में, मेरे बॉस से मिलते हैं, फिर हम लोग लूट को डिवाइड कर लेंगे। जब वो दोनों मेंशन में एंटर करते हैं तो वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सोचा होता है कि ये घर काफी ज्यादा डार्क होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल एक कोजी फैमिली से ऐसा वाइब आ रहा होता है। लेकिन काफी ब्यूटीफुल घर था, जहाँ पर उनको मे मिलती है, जो कि अकाबेन फैमिली की मॉम का रोल प्ले कर रही थी गेम में, जो कि किचन में खाना पका रही होती है और इन दोनों को चाय के लिए पूछती है और उन्हें गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन तभी इची का इन गेम भाई आता है, जिसका नाम अजुमा होता है। लेकिन गेम में उसको एक के बुलाता है। अजुमा काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है और दोनों को लंच के लिए इनवाइट कर लेता है और मैं यहाँ पर अपना हीलिंग मैजिक का यूज करके उन दोनों को हील कर देती है। लेकिन ये दोनों अभी भी काफी शॉक में होते हैं, इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर शीरो की एंट्री होती है। ये बंदा अकामिन फैमिली का लीडर होता है और इन सब का फादर है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पर इची लूट ड्रैगन और इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है और सरप्राइजिंगली शीरो कहता है कि लूट वापस कर दो इन दोनों प्लेयर्स को, और कहता है कि अगर हाई लेवल प्लेयर सारे लूट ले लेंगे तो गेम में कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा। और उनकी बात को इची मान जाता है और अब शाम हो जाती है, जहाँ पर ये लोग जाते हुए शीरो को थैंक्स कहते हैं और शीरो मे से कहता है कि इन दोनों को नियरेस्ट सिटी पर टेलीपोर्ट कर दो, और मे भी बिना हिचकिचाए इनकी हेल्प कर देती है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर इची काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लूट नहीं मिली, लेकिन शीरो उसे इंस्टेंटली चीयर अप कर देता है। वो कहता है कि ड्रैगन को तुमने सिर्फ एक ही हिट में मार दिया, ये दिखाता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जो सुनकर इची भी ब्लश करने लगता है और अजुमा उसे टीज करने लगता है और कहता है कि इस तारीफ मिलते ही इसकी शक्ल तो देखो, पूरा ही लाल हो चुका है। तभी यहाँ पर मे एक जाइंट बॉल को लेकर आती है और कहती है कि चलो डिनर का टाइम हो गया। और यहाँ पर डिनर के टाइम अचानक लाइट में कुछ दिक्कत आने लगती है और मे कहती है कि ये गेम डिटेल्स में भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, ये गेम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। और ये तीनों एक ही साथ खड़े हो जाते हैं लाइट को फिक्स करने के लिए, जो देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो हम तीनों साथ में काम
काम कर रहे हैं और मे कहती है कि ये जगह बिल्कुल एक रियल फैमिली की तरह लग रही है, जो सुनकर इची फिर से ब्लश करने लगता है। और दूसरी साइड यहाँ पर रियल वर्ल्ड में ताइजीरो अपने रिबियर ग्लास को बाहर उतारता है। उसका रंग पूरा ही गंदा होता है और जैसे हम उसे देखते हैं तो वो काफी थका हुआ लग रहा होता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे काफी भूख लगी है। और ये रियल वर्ल्ड के लोग काफी ज्यादा अनोइंग होते हैं। और फिर वो जैसे खड़ा होता है लेकिन वो थकने के कारण बैग पर घिस जाता है। फिर वो लड़खड़ाते हुए किचन में जाता है और सोच रहा होता है कि शायद खाना मिल जाएगा, लेकिन उसे फ्रिज में कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फिर वो जैसे ही वापस जा रहा होता है तो उसके सामने उसका छोटा भाई अजुमा मिलता है, जिसे देखकर ताइजीरो उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि अजुमा पढ़ाई में भी काफी अच्छा है और उसका एटीट्यूड भी काफी ज्यादा है और वो हमेशा ताइजीरो को लो फील करवाता है। लेकिन वैसे गाइस, गेम में भी एक बंदा है जिसका नाम अजुमा है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ये अजुमा और गेम वाला अजुमा ये दोनों एक है या नहीं। लेकिन कंफ्यूज मत होना, आगे हमको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर अजुमा बिना कुछ कहे साइड से निकल जाता है और अब ताइजीरो जैसे ही किचन में जाते हैं जहाँ पर उसके पापा पहले से ही बैठे होते हैं और वो यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। ताइजीरो यहाँ पर अपने फादर को काफी ज्यादा हेट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके फादर ताइजीरो से कहते हैं कि ये लो मेरा खाना, हम दोनों शेयर कर सकते हैं या फिर मेरे हिस्से का भी तुम ही खा लो। लेकिन ये बात सुनकर ताइजीरो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो उन्हें सीधा ही मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं खाना, आप अपना ही खाना खाओ। लेकिन तभी रूम की लाइट फ्लिक करने लगती है, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा लाइट को चेंज कर दो, मेरे बैक में काफी पेन है। लेकिन ताइजीरो उनकी बात को इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर वो रुकता है और कहता है कि ठीक है मैं कर देता हूँ, आप काफी बुढ़े हो चुके हो। जो सुन के उसके फादर काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे बुढ़ा कैसे कहा। उनके बीच फिर से यहाँ पर लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है और ताइजीरो यहाँ से चिल्लाते हुए अपने रूम में वापस चला जाता है। वो अपनी रियल लाइफ से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। फिर वो रूम में जाकर अपने गॉगल्स को उठाता है और दोबारा से गेम को स्टार्ट कर देता है। गेम में यहाँ पर इची मे से मिलता है, जो कि यहाँ पर प्लांट को वाटर दे रही होती है, जहाँ पर इची मजाक से कहता है कि तुम जैसे क्यूट गर्ल तो कभी फाइट पर जाती ही नहीं हो। जो सुनकर मे थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है क्या तुम मुझसे टीजिंग कर रहे हो क्या। तो इची कहता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो यहाँ पर चाह रहा होता है कि मे भी काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर बने, क्योंकि वो भी एक डेंजरस डंजन फाइट में जाने वाला है। और मे भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो नोटिस करती है कि इची थोड़ा सा अलग लग रहा है। लेकिन इची कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और मे उसे कहती है कि तुम्हें कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, जैसे कि गार्डनिंग। और यहाँ पर दोनों ही बातें कर रहे होते हैं, जिसमें वो कहती है कि उसने काफी ज्यादा गेम्स नहीं खेले, प्लेनेट उसका पहला गेम है और शायद आखिरी भी। तो इची पूछता है क्या तुम इस गेम को एंजॉय कर रही हो। मैं यहाँ पर स्माइल करके कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक फैमिली मिली है। तभी वहाँ पर अजुमा आता है और कहता है कि अंदर चलो, कुछ इंपॉर्टेंट है। अंदर जाकर वो सब देखते हैं कि पायरेट्स ने यहाँ पर वॉर को डिक्लेयर कर दिया है, जो देखकर इची इंस्टेंटली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पायरेट्स तो मुझसे मार खाना चाहता है। अजुमा कहता है कि तुम थोड़े से शांत हो जाओ, अभी पहले सीरो का डिसीजन आने दो। और तभी मैं कहती है कि नहीं नहीं, सीरो थोड़े टाइम तक गेम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। जो सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी इची यहाँ पर मे को पकड़कर कहता है कि सीरो ठीक तो है ना। अजुमा उसे शांत करने के लिए आता है और जैसे ही इची को सिचुएशन समझ आती है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। और तभी बाहर से एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जहाँ पर ये देखते हैं कि गार्डन में आग लगी है, क्योंकि पायरेट बैटलशिप ने वहाँ पर बॉम्ब गिराया था। जो देखकर इची यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से आ जाता है। लेकिन वो और भी ज्यादा इस वजह से गुस्से आ जाता है क्योंकि मे काफी दुखी हो चुकी है, क्योंकि जो मैंने गार्डनिंग की थी वो पूरी तरह से उसके फ्लावर्स तबाह हो चुके होते हैं। और फिर वो गुस्से में बिना किसी की बात को सुने पायरेट्स पर अटैक कर देता है और एक ही झटके में उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने उस बैटलशिप को फोड़ तो दिया था, लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा दुखी हुई थी। जो देखकर अजुमा कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नए प्लान्स ला के दूंगा। और इधर इची अभी भी सीरो के बारे में सोच रहा होता है और अजुमा उसे याद दिलाता है कि तुम्हें याद तो है ना कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम लोग एक दूसरे की पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करते। और मूड को हल्का करने के लिए मैं कहती है कि चलो डंजन में चलते हैं, जहाँ पर इची जाना चाहता था। पर अजुमा कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी लॉग आउट करूंगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर रियल वर्ल्ड में ताइशीरो अपने गॉगल्स को उतारता है, क्योंकि दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा होता है। हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर वहाँ पर अजुमा होता है, जो कि कह रहा होता है कि डेड हॉस्पिटल में है। जो सुनकर ताइशीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो धीरे से कहता है कि ठीक है। और अजुमा यहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि उसके एग्जाम्स भी चल रहे थे। और हॉस्पिटल में यहाँ पर अजुमा अपने डैड को सब कुछ बताता है, लेकिन उसके फादर यहाँ पर न्यूज़पेपर में ही बिजी होते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और इस तरफ गेम में बिग गिल लीडर्स वॉर के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं कि पायरेट्स को हमेशा के लिए खत्म किया जाए या नहीं। और दूसरी साइड पायरेट हाउडआउट में नागाटो यहाँ पर अपने 2 क्रू मेंबर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुमने बिना परमिशन के अटैक क्यों किया। सीगा तेरा बीच में आकर नागाटो को शांत करता है, लेकिन दोनों ही रूल ब्रेकर्स को वहाँ से किक आउट कर दिया जाता है। पायरेट कैप्टन कीको रिक्वेस्ट करती है कि हमें अभी डायरेक्ट वॉर नहीं चाहिए, पहले वार्निंग के लिए वॉर डिक्लेरेशन काफी है। तो सिगातीरा कहता है ग्रेनेडा ऑर्गेनाइजेशन को गुस्सा दिलाना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन पीको यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और कहती है
कि अगर वो हमारे खिलाफ आए तो मैं खुद ही उसको मिटा दूंगी। और पीको कहती है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अकाबीना फैमिली को खत्म करना है। लेकिन सिगातेरा उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, हमारा रियल गोल प्लेनेट की ब्लैक बर्ड है जो कि ट्वाइलाइट हिल में मिलता है, और जो भी उसे हासिल करेगा उसे मिलता है 300 मिलियन यान। अगर हमें वो पावर मिल गई तो हम लोग ग्रेनेडा को इजीली डिफीट कर सकते हैं और पूरे पायरेट वर्ल्ड पर राज कर सकते हैं। और पीको भी ये प्लान को सुनकर काफी खुश होती है और सिगातेरा को थैंक्स कहती है। तभी यहाँ पर सीन कट होता है जहाँ पर दो इम्पोर्टेंट लोग सासुमाता और लियोन यहाँ पर मिलते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव टीम के मेंबर्स हैं। और ये दोनों यहाँ पर पायरेट्स के मूव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक शिप से अकाबेन फैमिली पर अटैक करना एक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड डिसीजन था, लेकिन उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा ही मोमेंट होगा जो पूरे गेम को चेंज कर देगा। फिर हमें अगले सीन में ताइचिरो को दिखाया जाता है जो कि अपने गेमिंग गोगल्स लगाकर ही सो गया होता है। लेकिन तभी उसके भाई अचानक से उसके डोर को नॉक करके उसे उठा देता है। उसका भाई उसे बताता है कि उनके डैड को हर्निया हो गया है, इसलिए वो हॉस्पिटल में काफी टाइम तक रुकने वाले हैं। लेकिन ताइचिरो जो इस सिचुएशन से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर गेम में शीरो वापस आता है और उसके वापस आते ही उसे पता चलता है कि पायरेट्स ने उनके खिलाफ वॉर का नोटिस भेजा है। और इची कहता है कि चिंता करने की भी कोई भी बात नहीं, वो अकेले ही सबको संभाल लेगा। और तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर 3000 पायरेट्स आने वाले हैं, जो सुनकर इची तुरंत शीरो से हेल्प मांगता है। लेकिन शीरो का प्लान फाइट करना नहीं होता, सीधा ही उनसे बातचीत करना होता है। और जब ये लोग पायरेट्स के हाइडआउट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ पायरेट क्रू अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, जो देखकर इची काफी डर जाता है। जहाँ पर शीरो और अजुमा कहते हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। तो इची कहता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं रहा, बस मैं इस सिचुएशन से समझ नहीं पा रहा। और फाइनली ये लोग शिगातेरा उसकी गैंग से मिलते हैं जो कि इन्हें कैप्टन पिको के ऑफिस तक ले जाते हैं। और शीरो उसे डायरेक्टली कहता है कि वॉर डिक्लेरेशन वापस लो। तो पिको कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। तो शीरो कहता है कि 2 डंजन्स, एक काशल और एक केव। लेकिन पिको कहती है कि ये बिल्कुल भी काफी नहीं है और वो सीधा ही कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे के सारे डंजन्स चाहिए और साथ ही साथ ट्विलाइट हिल भी चाहिए। और वो उन्हें बताती है कि ट्विलाइट हिल में एक लेजेंडरी बर्ड है जिसका रियल वर्ल्ड में वैल्यू 300 मिलियन यान है। तो अजुमा कहता है कि नहीं, हम हिल को नहीं दे सकते, हम लोग वहाँ पर रहते हैं। तो पिको कहते हैं कि हाँ मुझे ये पता है, मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया, लेकिन मैं पायरेट हूँ, नेगोशिएशन का चांस दिया है, इस चीज से तुम्हें हैप्पी होना चाहिए। पिको कहती है कि ठीक है, लेकिन वो इसके साथ एक ऑफर भी रखती है और कहती है कि मुझे इची दे दो। जो देखकर अजुमा कहता है कि ठीक है, ये तो काफी अच्छी डील है। और तभी हम देखते हैं कि इची यहाँ पर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। और वो पिको से कहता है कि तुम काफी क्रेजी पायरेट हो, मैं तुम्हारे टीम को ज्वाइन करने से अच्छा अपने कैरेक्टर डिलीट कर दूंगा। और हम इस तरफ देखते हैं कि पिको यहाँ पर काफी ब्लश कर रही होती है जब वो इची को देखती है। और अब शीरो बिल्कुल भी चुप नहीं रहता, वो अपने एक्सप्लोसिव फोर्स का यूज करके पूरे रूम को ही उड़ा देता है। लकीली सिगातेरा पिका को सेव कर लेता है। और यहाँ पर शीरो कहता है कि इची मेरा फैमिली मेंबर है और मैं उसे किसी को भी नहीं दूंगा। जो सुनकर इची भी यहाँ पर शर्माने लगता है। पायरेट्स यहाँ पर मिसाइल्स फायर करते हैं, लेकिन शीरो उन्हें आसानी से पंच करके उड़ा देता है, जो देखकर पिको यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और इची से कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। और इची कह रहा होता है कि चुप हो जाओ। तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इची एक लड़ाई के मैदान में खड़े होकर दुनिया को कॉन्कर करने की बात कर रहा होता है, जहाँ पर पिको भी होती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा कूल समझ रही होती है। लेकिन इस तरफ इची कह रहा होता है कि वो सारी चीजें काफी क्रिंज थी, वो सब तुम भूल जाओ। जो सब कुछ सुनकर अजुमा यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि तुम काफी चोमू थे। और पिको इस तरफ कहती है कि मैंने अपनी गिल्ड को हम दोनों के लिए ही बनाया था। और वो ये भी कहती है कि वो अकाबेन फैमिली के साथ तब तक फाइट करेगी जब तक कि इची उसका न हो जाए। शीरो यहाँ पर जाने से पहले पिको से एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि जब तुम इची के साथ थी तो क्या उसने कभी स्माइल किया था। तो पिको कहती है कि नहीं, कभी भी नहीं। जो सुनने के बाद शीरो एक शॉकिंग लाइन कहता है, वो कहता है कि लेकिन इची तो हमारे साथ रोज स्माइल करता है। फिर शीरो यहाँ पर वॉर की तैयारी की बात करता है और पिको को चैलेंज भी देता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो अपने 3000 सोल्जर्स को भेज देना, हम बिल्कुल रेडी हैं। जो बोलने के बाद शीरो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर पिको यहाँ पर काफी सैड होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती। वो सिगातेरा को सॉरी कहती है और अकाबेन फैमिली से वॉर करने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर मेंशन में वॉर करने के लिए काफी सारे एरर आ रहे होते हैं और शीरो कह रहा होता है कि हमें ट्विलाइट हिल पर एक मैसिव बैरियर बनाना होगा, ठीक इतना बड़ा बैरियर। लेकिन मैं कहती है कि इतना बड़ा बैरियर बना ही नहीं सकते। तो अजुमा कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन स्पेशल आइटम का यूज करके हम पावर को बूस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अजुमा और इची फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनके पास एक चिकन सीट मैजिक होता है जिसे उन्हें हिल पर लगाना होता है बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अजुमा कहता है कि हम काफी टाइम बाद ऐसा खेल रहे हैं। लेकिन तभी इची थोड़े से सीरियस टोन में कहता है कि ये गेम नहीं है, हमें सीरियस रहना होगा। तो अजुमा रिप्लाई करता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, हम लोग तो गेम के अंदर ही है ना, हम तो गेम ही खेल रहे हैं। जो सुनकर इची रुक जाता है और कहता है कि तुम इसी माइंडसेट की वजह से हमारे गैंग में सबसे ज्यादा वीक हो। और फिर वो अपने गैंग का
निकनेम बताता है द गेम ऑफ एडिक्ट, क्योंकि सारे के सारे काम इची और शीरो करते हैं और बाकी सब सिर्फ गेम्स में डूबे रहते थे। अजुमा को ये बात काफी बुरी लगती है और कहता है कि सिर्फ लाइफ में गेमिंग खेले और रियल वर्ल्ड को अगर इग्नोर करें तो लाइफ काफी बोरिंग हो जाती है। मैं इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो कि गेम से काफी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जो बात को सुनकर ही इची काफी हैरान हो जाता है और तुरंत ही गेम से लॉग आउट कर देता है। और अब यहाँ पर रियल वर्ल्ड में ताइचिरो कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि उसकी स्टमक में काफी दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं होता। फिर वो किचन में जाता है, लेकिन फ्रिज यहाँ पर कम्प्लीटली खाली होता है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई अजुमा आता है और यहाँ पर ताइचिरो सोच रहा होता है कि आखिर अजुमा उसके बारे में क्या सोचेगा, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है और अजुमा कहता है कि तुम भूखे हो क्या, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, जाओ और जाकर जॉब ढूंढ। ताइचिरो सिर्फ प्रे कर रहा होता है कि अजुमा यहाँ से चला जाए, लेकिन तभी अजुमा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फूड बना देता हूँ। और उसके जवाब को सुने बिना ही वो कुकिंग स्टार्ट कर देता है। कुकिंग के टाइम अजुमा खाने की बात कर रहा होता है जो कि उन्हें पसंद है और नहीं पसंद, जो सुनकर ताइचिरो यहाँ पर कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन अजुमा कहता है कि कुछ बोलना मत, जाओ और चुपचाप बैठ जा। तभी अजुमा उसे खाना देता है। पहले तो ये थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन वो फिर फुल स्पीड में खाने लगता है और वो खाते हुए सोच ही रहा होता है कि अब अजुमा क्या मुझसे कुछ मांगेगा, क्योंकि वो ऐसे ही तो मेरे लिए खाना नहीं बनाएगा। ताइचिरो कहता है कि हाँ, खाना काफी अच्छा था। तभी अजुमा थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है कि कोई काम कर लो या फिर कम से कम घर से बाहर निकलो, हम कल आया से भी मिलने चलेंगे। जो सुनकर ताइचिरो का मूड एकदम ही खराब हो जाता है। जहाँ पर आया का नाम सुनते ही उसे ऑलमोस्ट वॉमिट आने वाली होती है और जिसे देखकर अजुमा समझ जाता है कि वो लाइन को क्रॉस कर चुका है और वो बात को वहीं पर छोड़ देता है। फिर हम यहाँ पर दोबारा ही गेम वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर इची गेम में वापस आता है, जहाँ पर अजुमा उसका वेट कर रहा होता है। तभी उन्हें अचानक से मिसाइल्स का एक्सप्लोजन सुनाई देता है और हम इस तरफ देखते हैं कि मी और शीरो यहाँ पर मिसाइल्स फायर कर रहे थे और वो लड़ रहे होते हैं पायरेट्स के बैटलशिप से। इस तरफ शीरो सारे बैटलशिप को खत्म कर देता है और वो उन्हें हरा देते हैं। अजुमा और इची वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी शीरो कहता है कि हमने 50 बैटलशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो सभी काफी लो लेवल प्लेयर थे। और अजुमा कहता है कि पायरेट्स का जीतने का कोई भी चांस ही नहीं था, लेकिन शीरो उसे बताता है कि ग्रेनेडा ने हेल्प की है और काफी एक्स्ट्रा बैटलशिप भेजे हैं और साथ में ससुदामा और लियोन भी उधर आए थे, जो उनको थैंक्स कहते हैं। लेकिन इची उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ग्रेनेडा भी 300 मिलियन वॉन के पीछे है। जहाँ पर लियोन कहता है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें बस अकाबिन फैमिली की स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि वही मॉन्स्टर लोड सप्लाई करते हैं। फिर मैं यहाँ पर अपना प्लान बताती है कि मैजिक एम्पलीफायर के थ्रू हिल और मेंशन पर एक मैजिक बैरियर बनाएंगे। जहाँ पर लियोन को भी ये आइडिया काफी स्मार्ट लगता है और ग्रेनेडा टीम के जाने के बाद सभी लोग यहाँ पर मैजिक एम्पलीफायर को सेटअप करते हैं और शीरो कहता है कि ये बैरियर करीब 2 महीने तक रहेगा और इसी टाइम में हमें उस ब्लैक बर्ड को ढूंढना होगा। और अजुमा इसी से पूछता है कि अगर तुम्हें पैसे मिले तो तुम क्या करोगे। तो इची कहता है कि मैं सिर्फ घर में ही पड़ा रहूंगा। अजुमा फिर शीरो को भी सेम क्वेश्चन करता है, तो शीरो उसे बताता है कि मुझे पैसों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और मैं कहती है कि उसे पैसा नहीं चाहिए, बस सभी लोग सेफ और हेल्दी रहे, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। इची को यहाँ पर लियोन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने कहा था कि उसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन शीरो कहता है कि लियोन झूठा नहीं है, वो बस गेम को एंजॉय करने आया है। लेकिन जैसे ही ये लोग घर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि उनका पूरा मेंशन पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। दूसरी तरफ पीको को पता चलता है कि अकाबिन फैमिली का बैरियर तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी लियोन और ससुमता पायरेट हाइडआउट पर विजिट करते हैं। लियोन यहाँ पर पायरेट्स को वार्न करता है कि अकाबिन फैमिली के साथ लड़ाई करना बंद करो, तो पीको भी काउंटर करती है कि गेम के रूल्स के हिसाब से हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जो सुनकर लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बार बार ऑफर दे रहा होता है और वो उसे मजाक में ही छोटी बोल देता है और इतने में ही पीको उसके सर को काट देती है और कहती है कि पायरेट्स अकाबिन फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, जो देखकर यहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर कटने के बावजूद लियोन फिर भी जिंदा होता है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। और अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इची को यहाँ पर एक ब्लैक फीदर मिलता है और जब वो आसमान में देखता है तो वहाँ से ब्लैक फेदर्स की बारिश हो रही होती है और शीरो चिल्लाता है कि फेदर्स को फॉलो करो। और जैसे ही ये लोग उसे फॉलो कर ही रहे होते हैं, तभी सारे फेदर्स इकट्ठा होकर एक ड्रैगन लाइक क्रिएचर बन जाते हैं और वहाँ पर वो रेड ड्रैगन वापस आ जाता है, जो देखकर शीरो कहता है कि ये वही ड्रैगन है जिसे इची ने उस दिन हराया था। लेकिन टेंशन की बात ये थी कि ब्लैक बर्ड उस ड्रैगन की बॉडी का यूज कर रहा था और ये लोग भी बिना टाइम को वेस्ट किए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। मैं यहाँ पर सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मर स्पेल का यूज करती है, जहाँ पर इची सबसे पहले ही अटैक कर देता है, लेकिन उसका डैमेज उस ड्रैगन पर बिल्कुल ही 0 होता है। जहाँ पर अजुमा कहता है कि नॉर्मल रेड ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं है, ये काफी ताकतवर है। तभी ड्रैगन अपने विंग्स को फ्लैप करता है और वहाँ पर काफी तेजी से हवा चलने लगती है, जिससे ये लोग काफी पीछे हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ शीरो ही वहीं पर खड़ा हो पा रहा होता है। फिर शीरो उस ड्रैगन पर अपने पंच को ट्राई करता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं कहती है कि पायरेट शिप ने अटैक बंद कर दिया है। तब शीरो प्लान बनाता है कि इची स्वॉर्ड से ड्रैगन के वीक स्पॉट पर अटैक करे। मी मैजिक से इची की स्वॉर्ड को
और ज्यादा पावरफुल बना देती है। शीरो एक्सप्लोसिव फिस्ट का यूज करके इची को रॉकेट की तरह ड्रैगन की तरफ लॉन्च कर देता है। स्ट्राइक होता है और डायरेक्ट हिट लगता है, लेकिन ड्रैगन फिर भी जिंदा होता है और वो सीधा ही मे और अजुमा की तरफ आ रहा होता है। अजुमा यहाँ पर समझ जाता है कि काफी ज्यादा रिस्की है। वो मे को फोर्स करके साइड में पुश कर देता है ताकि वो सेफ रहे, लेकिन ये सेक्रीफाइस काफी हैवी पड़ता है। लेकिन ड्रैगन अजुमा को अकेले ही क्रश कर देता है। और अब यहाँ पर रियल वर्ल्ड में ताइशीरो का बड़ा भाई नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके गेमिंग गॉगल्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। ताइशीरो इस क्रैश की आवाज को सुनता है, लेकिन वो गेम में फोकस करता है। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि आखिर हुआ क्या। इधर गेम में पिको कह रही होती है कि इची अभी तक ड्रैगन को हरा क्यों नहीं पाया। इधर लियोन ससु मदद से कहता है कि अगर ये लोग ब्लैक बर्ड से लड़ रहे हैं तो ये उनके लिए काफी बुरा होने वाला है क्योंकि ये फाइनल बॉस है। यहाँ पर मे अजुमा की बॉडी को हिलाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर अजुमा की बॉडी नहीं है, बल्कि अजुमा की जो गेम कैरेक्टर वाली बॉडी वहाँ पर थी, जो देखकर इची काफी कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि ये सिचुएशन अब नॉर्मल बैटल नहीं रही बल्कि ये रियल वर्ल्ड डेंजर में बदल चुकी है। इधर इची मे और सभी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अचानक से उस मॉन्स्टर के अटैक के बाद अजुमा गेम से ही डिस्कनेक्ट हो गया था, जो देखकर शीरो भी काफी टेंशन में होता है। तभी लियोन बताता है ये ड्रैगन दरअसल और कुछ नहीं बल्कि ब्लैक बर्ड है, एक सुपरकॉर्न मॉन्स्टर। जो सुनकर शीरो कहता है कि इची में जल्दी से लॉग आउट करो। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों, लेकिन शीरो एकदम सीरियस होकर कहता है कि मैंने जो कहा है वही करो, जल्दी से लॉग आउट करो। और जैसे ही वो लोग लॉग आउट करते हैं, वो हेडलेस ड्रैगन के बॉडी से बड़े बड़े काले विंग्स निकल आते हैं और शीरो कहता है कि हाँ यही ब्लैक बर्ड है, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें जरूर हराऊंगा। जो बोलकर शीरो भी यहाँ पर लॉग आउट कर देता है और यहाँ पर सीन दोबारा से रियल वर्ल्ड का दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि शीरो और कोई नहीं बल्कि कोजीरो है, मतलब कि ताइशीरो के फादर। वो तुरंत ही अपने फोन को उठाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल कर अजुमा के एड्रेस पर जाने के लिए कहता है। और वो पागलों की तरह कह रहा होता है कि ब्लैक बर्ड जग चुका है और ऑपरेशन गुड नाइट वर्ल्ड अभी शुरू हुआ है। और वो यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है, जहाँ पर उसे नर्स रोक रही होती है, लेकिन वो रूम से बाहर निकल जाता है क्योंकि मिशन अब रियल लाइफ में भी शुरू हो चुका है, जहाँ पर ताइशीरो फिर से लॉग इन करने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे दूसरे रूम से अपना नाम सुनाई देता है कि कोई उसे पुकार रहा है। वो दरवाजा नॉक करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी उसे धीरे से आवाज आ रही होती है कि ताइशीरो। तभी ताइशीरो रियलाइज करता है कि उसके भाई का रूम है, क्योंकि वो पिछले सालों में कभी अपने भाई के रूम में गया ही नहीं था। वो वहाँ पर दरवाजा खोलता है और काफी शॉक होता है क्योंकि उसका भाई अजुमा वहाँ पर एकदम ही कमजोर हालत में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर अजुमा उससे कह रहा होता है कि ताइशीरो मेरे लेफ्ट साइड में काफी दर्द हो रहा है, मैं कब से तुम्हें आवाज देने की कोशिश कर रहा था। ताइशीरो पहले तो सोचता है कि वो थोड़ा सा मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है, जो देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ पर अजुमा का गेम कैरेक्टर दिखता है उसे, मतलब कि ये अजुमा और गेम वाला अजुमा दोनों ही सेम ही है। ताइशीरो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक में होता है, उसे बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा होता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर यहाँ पर एम्बुलेंस आती है, जहाँ पर अजुमा को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, जहाँ पर ताइशीरो उसके साथ ही रहता है और उसे एश्योर कर रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी अजुमा स्टेबल है, लेकिन रात भर उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। फिर यहाँ पर दोनों एक रूम में अकेले होते हैं, जहाँ पर अजुमा उसे बुलाता है कि ताइशीरो, जो सुनकर यहाँ पर ताइशीरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंसू निकलने आते हैं। और अजुमा कहता है कि सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें टेंशन में डाल दिया। और ताइशीरो उससे पूछता है क्या तुम प्लैनेट गेम को खेल रहे हो। पहले तो अजुमा थोड़ा सा मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं खेलता, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर कहता है कि वो खेल तो नहीं रहा है, लेकिन एक फ्रेंड की हेल्प कर रहा है जो कि गेम में ट्रैप हो गया है, उसे रियल वर्ल्ड में लाना है। जहाँ पर ताइशीरो ये सारी चीजों को सुनकर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो अजुमा को ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि वही गेम में इची है। असल में ताइशीरो यहाँ पर काफी डरा हुआ होता है कि अगर अजुमा को ये पता चल जाएगा कि वही गेम वाला इची है तो उन दोनों के बीच में सब कुछ चेंज हो जाएगा। और हॉस्पिटल से घर आते टाइम यहाँ पर ताइशीरो का दिमाग पूरी तरह से भरा हुआ होता है ये सारी चीजों को सोचते हुए, लेकिन जब वो गेम में लॉगिन करने के लिए जाता है तभी पासवर्ड इनकरेक्ट बोलने लगता है, जो देखकर ताइशीरो यहाँ पर काफी शॉक होता है और कहता है कि आखिर ये क्या हो गया, क्या मेरा अकाउंट हैक हो गया है या फिर मुझे बैन कर दिया गया है। जहाँ पर उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है और उसे याद आता है कि जब वो छोटा था उसने अपने डैड से कोडिंग सीखने के लिए जिद की थी, जहाँ पर उसके डैड उसे कंप्यूटर सिखाते थे। जहाँ पर आया गलती से वहाँ पर चाय गिरा देती है और उसके डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं, जो देखकर आया रो देती है। जहाँ पर ताइशीरो अपने डैड को शांत करने के लिए कहता है कि कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल गुस्सा मत करो। जहाँ पर आया को मम और अजुमा यहाँ से रूम से ले जाते हैं और ताइशीरो यहाँ पर कोडिंग को सीखना कंटिन्यू करता है। और यहाँ पर प्रेजेंट में ताइशीरो अपनी कोडिंग स्किल का यूज करके गेम के सिस्टम को ही हैक कर लेता है, लेकिन अभी भी उसे पासवर्ड चाहिए रहता है। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जहाँ पर उसके डैड कंप्यूटर पर टाइप करते हैं कि हेलो वर्ल्ड, और ये कहता है कि हर प्रोग्रामर का ये पहला वर्ड होता है और वहीं से ही प्रोग्रामर की दुनिया की शुरुआत होती है। और यहाँ पर पासवर्ड में भी वो हेलो वर्ल्ड को टाइप करता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। वो क्या करता है
कि वो हेलो वर्ल्ड की जगह एप वर्ल्ड लिख लेता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो पासवर्ड करेक्ट होता है और वो गेम में कनेक्ट कर वापस एंट्री कर लेता है। फिर से हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर आया पता नहीं कैसे लेकिन गायब हो चुकी होती है, जिसके बाद उसकी मम काफी ज्यादा ही मेंटली ब्रेक हो जाती है, उन्हें एक बीमारी हो जाती है और वो आया से बात ही कर रही होती है। वो बिल्कुल ही ज़ॉम्बी की तरह लग रही होती है, बिल्कुल थकी हुई, और वो भी एक दिन यहाँ से चुपचाप निकल जाती है जहाँ पर ताइचिरो उन्हें जाते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर प्रेजेंट में इची यहाँ पर एक ब्लैक फेदर को जमीन पर देखता है और वो सोच रहा होता है कि ये ब्लैक बर्ड का फेदर है, लेकिन बैरियर तो अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ब्लैक बर्ड आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। तभी यहाँ पर आसमान में एक्सप्लोजन होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लाइंग शिप बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। एक पायरेट शिप में पिंक हेयर वाली लड़की ब्लैक बर्ड के बारे में पूछ रही होती है, जो सुनकर कैप्टन चिल्लाती है और कहती है कि बैरियर को जल्दी तोड़ो, लेकिन कैनन वाली टीम कह रही होती है कि हमारे पास कैनन बॉल बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये बैरियर चीरो ने बनाया था, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसे तोड़ने के लिए एक मैसिव पावर की जरूरत पड़ेगी। कैप्टन यहाँ पर पूछ रही होती है ब्लैक बर्ड पकड़ना क्या इतना जरूरी है। शिगा कहता है कि हाँ, वो किसी भी हालत में ब्लैक बर्ड को पकड़ के ही रहेगा। वो स्माइल करते हुए कहता है कि वो रियल लाइफ में एक बिजनेस स्टूडेंट है, तो प्रॉफिट और लॉस ये उसके लिए डेली का काम है। लेकिन तभी कैप्टन एक शॉकिंग स्टेटमेंट देती है, वो कहती है कि मुझे ब्लैक बर्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इची चाहिए। तो शिगा कहता है कि ठीक है, तुम इची को देखो और ब्लैक बर्ड को हम संभाल लेंगे। वो दोनों ही हैंडशेक करते हैं और यहाँ पर उनके हाथ में पायरेट एम्बलम बन जाता है। कैप्टन पीको अपनी सारी पावर्स को शिगा को दे देती है, जो देखकर पूरा ही क्रू काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि पीको लियोन की वजह से रिजाइन कर रही है। लेकिन वो बताती है कि पायरेट बनना उसके लिए सिर्फ एक साइड मिशन था, और क्रू मेंबर्स भी अपनी अपनी रियल आइडेंटिटी बताने लगते हैं, जहाँ पर ये कह रहा होता है कि वो रियल लाइफ में एक टीचर है, लेकिन यहाँ चोरी करने में उसे काफी मजा आता है। और बाकी लोग भी कहते हैं कि पायरेट होने का मजा ही कुछ अलग है। लेकिन तभी वहाँ पर लियोन और सासुमाता आते हैं, जहाँ पर सासुमाता एक प्रोडक्ट को दिखाता है, मैजिक प्रोड्यूसर। ये ग्रेनेडा कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि बैरियर को डिसॉल्व कर सकता है। वो इसे बिजनेस डील की तरह सेल करना चाहता था, लेकिन पायरेट कैप्टन का मूड ऑलरेडी ऑफ था। वो गुस्से में अपने एक्स को उठाती है और बैरियर को एक ही झटके में तोड़ देती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है कि शिगा अब तुम लीडर हो, मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर आती हूँ। जहाँ पर शिगा कहता है कि ठीक है, और इस तरफ पीको सीधा ही बैरियर के अंदर चली जाती है और इची के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अजुमा के रूम पर एक मिस्टीरियस लड़की आती है। अजुमा उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा होता, लेकिन वो लड़की उसे पहले से जानती होती है और वो कहती है कि जो भी हुआ प्लीज तुम अपने डैड को मत बताना, वरना हमारे प्लान में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। वो अजुमा के फैमिली की काफी रिस्पेक्ट करती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ पीको वर्सेस इची का शोडाउन स्टार्ट होता है और पीको यहाँ पर कह रही होती कि अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं अपना नेक्स्ट प्लान बताऊंगी। इची यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस में होता है, तो कह देता है तो ठीक है, तो तुम तैयार रहना, मैं तुमसे बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। पीको यहाँ पर अटैक करती है और इची को यहाँ पर काफी शॉक लगता है, क्योंकि फाइट अब बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली होती है, क्योंकि इची उसके स्किल्स टेस्ट को देखता है और काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका स्टेट्स 2000 प्लस था। पर इची यहाँ पर ढेर सारे स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन पीको एक एक करके सभी को डॉज कर देती है। इची के पास 72 स्वॉर्ड्स था, जो कि उसका ड्रीम वेपन स्लॉट था, जो देखकर पीको काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी इची अपनी सारी की सारी स्वॉर्ड्स को उस पर फायर कर देता है। फिर से यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर पीको याद करती है कि जब वो लोग पहली बार मिले थे तब वो काफी सैड थी। उसने वहाँ पर देखा कि इची भी यहाँ पर काफी सैड लग रहा है। उसने उससे पूछा क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन इची ने सीधा ही उस पर अटैक कर दिया और ऐसे ही दोनों की फ्रेंडशिप फाइट के थ्रू स्टार्ट हुई थी। फिर दोनों ने साथ में मिलकर काफी सारी लड़ाई की थी और उन दोनों को इन सारी फाइट्स में काफी मजे भी आते थे। वापस यहाँ पर प्रेजेंट में इची यहाँ पर काफी मैसिव अटैक करता है, जिससे कैप्टन सीधा ही ग्राउंड पर गिर जाती है और वो रोने लगती है, क्योंकि वो हारना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। जहाँ पर इची कहता है कि तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा, लेकिन उसका मतलब कुछ और था। तभी यहाँ पर पीको कहती है कि मुझे ये नहीं पसंद कि तुम अकाबेन फैमिली को ज्वाइन करो, मैं चाहती हूँ कि तुम गिले में मेरे साथ रहो। जहाँ पर इची उसके पास आकर कहता है कि फाइट जीतने के बाद हम पार्टी करेंगे, मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा। वो ब्लैक बर्ड के पीछे इसलिए था क्योंकि पायरेट्स मदद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये लड़की ऑफिस में जाकर अपने बॉस से कह रही होती है हमारे पास अजुमा और बाकी प्लेयर्स हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर गेम में इची और पीको को एक दूसरा ब्लैक फेदर मिलता है और इची कह रहा होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सिर्फ अकेला ही ब्लैक बर्ड से लड़ूंगा। और यहाँ पर पीको खुद से पूछती है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों चाहते हो, और ये कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता था, लेकिन जब से तुम रियल वर्ल्ड में मुझसे मिलना चाहती थी और तुम सिर्फ इसी जिद पर अड़ी हुई थी, और तभी से मैं तुमसे दूर होने लगा। पीको यहाँ पर सीरियस होती है और कहती है कि गेम की कुछ भी वैल्यू नहीं है अगर हम रियल लाइफ को बिल्कुल भी फेस न कर सके। पायलट होने का सिर्फ यही मतलब है कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को स्माइल के साथ फेस करना। और यहाँ पर इची पीको से कहता है कि क्या तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन करोगी, और यहाँ पर पीको सैड होते हुए कहती है कि मैं पायरेट्स को नहीं छोड़ सकती, और कहती है कि मैंने गिल्ड तुम्हारे लिए ही बनाई थी ताकि तुम फ्रेंड्स बना सको। इची के दिल में भी काफी फीलिंग्स थी, वो रियल लाइफ
में भी पीको से मिलना चाहता था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। तभी सीगा सभी को धोखा दे देता है। वो सभी लोगों को गिल्ड से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि मैं लियोन के साथ हूँ, मुझे सोसाइटी के आउटकास्ट नहीं चाहिए। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और सीगा न्यू गिल्ड लीडर बन जाता है। 2 साल पहले सीगा ने 3000 प्लस प्लेयर्स का एक ह्यूज ग्रुप बनाया था, लेकिन वो वाले ग्रुप के मेंबर इस गेम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि सीगा हीरो बन रहा है, लेकिन रियलिटी में ये सीगा की एक चाल थी। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजों को कर रहा था। तभी ये व्हाइट हेयर वाला लड़का उसे डिफेंड करते हुए कहता है कि नहीं, ये सभी कुछ ये गेम के लिए ही कर रहा है। तभी वहाँ पर पीको आती है और कहती है कि तुम अकाबेन फैमिली से फाइट करने के लिए प्लान बना रहे हो ना। और सीगा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम इची तक पहुँचना चाहती थी और तुम सीधा ही मेरे ट्रैप में आ गई। पीको उसे समझाती है कि वो गेम को छोड़ सकती है, लेकिन सीगा हंसने लगता है और कहता है कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, किसी के भी इमोशन से नहीं। और वो इसी बीच गिल का मजाक बनाता है, जो देखकर एक मेंबर काफी गुस्सा हो जाता है। तो सीगा उसे सीधा ही पंच मार देता है। तभी वहाँ पर इची आ जाता है और सुबह सभी के सामने कहता है कि इस गेम ने मुझे मेरी मेस्ड अप लाइफ से काफी ज्यादा ही हेल्प की है, उस चीज से एस्केप करने के लिए। इची और सीगा के बीच काफी बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है और जब सीगा पायरेट्स को इंसल्ट करता है, जो सुनकर इची का गुस्सा काफी ज्यादा ही बढ़ जाता है। वो अपनी पावर को अनलिश करता है और पूरी शिप को ही तबाह कर देता है। और इची को इसी बीच रियलाइज होता है कि उसने पीको को अकेला छोड़कर एक काफी बड़ी गलती कर दी है। और फिर वो एक बोल्ड डिसीजन लेता है और वो पीको से कहता है कि मैं पायरेट गिल्ड को ज्वाइन कर रहा हूँ, जहाँ पर रियल लाइफ में गेम बनाने वाला बंदा स्नेक्स खा रहा होता है। और उसे पता था कि दुनिया जल्द ही उसे हेट करने वाली है। जहाँ पर सासुमाता सीगा को बिल्कुल ही सही राह दिखाना चाहता था, लेकिन सीगा ने उसे साफ मना कर दिया। सीगा ने बोला कि इस शिप को बचाना जरूरी है, कि इस शिप के बिना वो कहीं पर भी रह नहीं पाएगा और न ही उनके पास वेपन बचेंगे। तभी लियोन अपनी ग्रेविटी पावर को यूज कर शिप को गिरने से बचाता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पर ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ इसी ने यहाँ पर पीको के सामने एक कंडीशन रखी कि अब से लीडर वो बनेगा, क्योंकि सब कुछ बिगड़ चुका है। और पीको ने भी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। और इची ने ये भी कहा कि वो अकाबिन फैमिली और पायरेट ग्रुप दोनों में ही रहेगा, जो सुनकर पीको काफी खुश हो गई। और इची कहता है कि हमें 3000 लोग नहीं चाहिए, कुछ ट्रस्टेड लोग ही काफी है। और यहाँ पर पुराने क्रू मेंबर्स न्यू ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं, जो देखकर इची थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन पीको ने सबके लिए गारंटी दी, जिस वजह से वो मान गया। तभी उन्हें एक ब्राइट फ्लैश दिखता है, तो पीको उसे बताती है कि ये सीगा है। और यहाँ पर मगधा कहती है कि सीगा अब न्यू लीडर है और उसने पायरेट्स पेंसिल नाम के एक सुपर वेपन को एक्टिवेट कर दिया है, जो पूरे 3000 पायरेट्स की पावर एक साथ ही रखता है। इची भी उस पर काफी सारे स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सीगा एक ही हाथ से सभी को रोक देता है। और फिर सीगा फ्रेंडशिप का मजाक बनाने लगता है, लेकिन इची अब बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं था। वो ग्रुप को काफी बेटर बनाना चाहता था। वो दोबारा से उस पर अटैक कर देता है और इस तरफ यहाँ पर गेम बनाने वाला सोच रहा होता है कि इची बैन होकर भी आखिर ऑनलाइन कैसे है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि इची ने शायद तो इसी तरह से वापस आने की हैक ढूंढ ली है। और हाँ, वही क्रिएटर अकाबिन फैमिली का बॉस था, जो कि गेम में वापस आने के लिए वो वियर ग्लासेस को पहन लेता है। गेम में यहाँ पर वो अटैक करता है और इची का एक हाथ कट जाता है, लेकिन इची उसकी शैडो में स्वॉर्ड्स को डालकर सीगा को रोक लेता है। सीगा यहाँ पर हेल्प मांगता है लियोन से, लेकिन लियोन डर रहा होता है क्योंकि सीरो गुस्सा हो जाएगा। सीगा के स्पेशल पावर्स का टाइम काफी जल्दी खत्म होने वाला था, इसलिए वो किसी भी तरह से मूव करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी पीको कहती है कि रहने दो सीगा को, तुम चलो यहाँ से। इतना सुनते ही इची कहता है कि तुम्हें उस पर गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी पोजीशन ले ली है और तुम्हें गिल्ड से भी निकाल दिया है। लेकिन इधर पीको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सिर्फ एक गेम है, इसे सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, इसे इतना सीरियस लेने की कोई भी बात नहीं है। पीको यहाँ पर 3 साल पहले ही इस गेम को छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि उसने इस गेम को नहीं छोड़ा क्योंकि वो इची को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, और सिर्फ इसी वजह से वो इस गेम को खेलती है। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि इची ने रियल वर्ल्ड में पहले ही गिव अप कर दिया है, लेकिन मैंने अभी भी गिव अप नहीं किया है। और इसीलिए वो चाहती है कि वो इची को इस गेमिंग वर्ल्ड से निकाले और फिर रियल वर्ल्ड में एक दूसरे से मिले और ढेर सारी बातें करें, जो कि इस गेम में वो लोग नहीं कर पाते। एक साथ घूमे, एक साथ सब कुछ करें। और अब पीको बोलती है कि तुम गुस्सा मत हो, मुझे पता है कि इसे कैसे हराना है। तो इची कहता है कि ये तो काफी पावरफुल है। तो पीको कहती है कोई भी बात नहीं, क्योंकि इस मशीन को मैंने ही बनाया है, तो मुझे इसकी कमजोरी पता है। तो पीको बताती है कि इस मशीन की कोर बॉडी पायरेट का जो मेन रूम है उसके फ्लैग में रखा हुआ है। अगर हम उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ही मर जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ से निकल पड़ती है शैडो होकर उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब इची उसे रोकता है और कहता है मैं तुमसे पहले इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मैं इस गेम में काफी ज्यादा एडिक्ट हो गया था। रियल लाइफ काफी दर्द देती है, इसीलिए मैंने गेम में ही जीना सीख लिया। मैं इधर ही इस गेम में अपनी लाइफ को एंड करना चाहता था। जो सुनकर पीको काफी ज्यादा शॉक होती है और काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और उधर से भाग जाती है। इची सिर्फ इतना बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम गेम को खेलना मत छोड़ना। और यहाँ पर पीको फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे लियोन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीको उसे एक ही हिट में हरा देती है। लेकिन जब वो कैप्टन के रूम में पहुंचती है, वहाँ पर सीरो पहले से ही खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा
था। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियल लाइफ में पीको को देखते हैं, जो कि रियल लाइफ में काफी ज्यादा अमीर है। जापान में वो रॉयल फैमिली की एक प्रिंसेस है, लेकिन उसकी मदर काफी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। उसका रियल लाइफ में नेम हिनाको होता है और हिनाको की माँ मुझसे चाहती है कि वो उसकी हर कही बात को माने और उनके रूल्स को फॉलो करे। जब हिनाको स्कूल के लिए निकल पड़ती है तब हिनाको की माँ मुझसे पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारे कितने क्लास हैं, और ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन उससे पूछ रही होती है और हिनाको भी उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देती है। लेकिन उसकी मम काफी ज्यादा कैलकुलेशन करते हुए कहती है कि सब कुछ मिलाकर तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में तुम्हारे सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे और फिर तुम सीधा घर आना और कहीं इधर उधर मत जाना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिनाको यहाँ पर स्कूल में आ चुकी होती है और वो रूफटॉप में बैठकर खाना खा रही होती है और ये सारी चीजें ही सोच रही होती है कि उसकी मम कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसकी लाइफ को काफी ज्यादा कंट्रोल करती है। और इन सारी चीजों से हिनाको काफी ज्यादा परेशान रहती है, जो चीजें इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और सिर्फ इसी वजह से उसने प्लान गेम को खेलना स्टार्ट किया था। फिर वो गेम उसे काफी ज्यादा पसंद आने लगी क्योंकि रियल लाइफ में तो उसकी मम उसे काफी ज्यादा कंट्रोल करती है और उनके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन प्लेनेट गेम में वो जो चाहे वो कर सकती है, उससे कोई भी रोकने वाला नहीं है। लेकिन तभी उसे अचानक से इची की याद आती है। वो सोचती है कि उसके रियल लाइफ में कोई भी फ्रेंड ही नहीं है, लेकिन गेमिंग वर्ल्ड में उसका एक फ्रेंड है जो कि इची होता है, इसलिए वो इची से रियल लाइफ में मिलना चाहती है। फिर यहाँ पर हिनाको घर जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर उसके क्लासमेट्स आती हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि हिनाको क्या तुम हमारे साथ कहीं घूमने चलोगी, और हिनाको उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे घर जाना होता है, नहीं तो उसकी मम उसे काफी ज्यादा डांटेंगी। और इतने में ही उसके मम का कॉल आता है और कॉल पर वो उसे बताते हैं कि अब तुम घर आ जाओ, मेरे हिसाब से तुम्हारा स्कूल खत्म हो चुका है। और फिर वो यहाँ से घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक काली बिल्ली दिखती है, जहाँ पर वो बिल्ली उसे इसी की याद दिला रही होती है, इसलिए वो इस बिल्ली का पीछा करने लगती है और बिल्ली यहाँ पर भागते हुए काफी ज्यादा अजीब सी जगह पर आ जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उसके मॉम का काफी सारे कॉल आ रहे होते हैं, लेकिन हिनाको यहाँ पर इन सारे कॉल्स को इग्नोर कर रही होती है और अब फाइनली वो बिल्ली भागना बंद कर देती है और हिनाको के पास आ जाती है और हिनाको भी उसे प्यार करने लगती है और उसके साथ खेलने लगती है। और तभी उसे वहाँ पर वो 3 क्लासमेट्स दिखती है, जहाँ पर वो लोग उसे घूमने जाने के लिए कह रहे होते हैं और हिनाको भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हिनाको और उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर काफी सारा मजे कर रहे होते हैं और यहाँ पर सिटी में घूम रहे होते हैं और अपनी मनपसंद की चीजें कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर शाम होने ही वाली होती है। यहाँ पर ये तीनों लड़की हिनाको को एक सीक्रेट जगह पर लेकर आते हैं, जहाँ पर ये तीनों अक्सर आती रहती हैं और हिनाको को भी ये जगह काफी पसंद आती है। तभी हिनाको उसे यहाँ पर इची की याद आती है और वो सोचती है कि वो इची को ये वाली जगह दिखाना चाहती है और उसे भी ये बताना चाहती है कि रियल वर्ल्ड भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हिनाको यहाँ पर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर दरवाजा खोलते ही उसकी नजर उसकी मम पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्से में देख रही होती है। फिर वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मम उसे काफी डांटने लगती है और फिर वो उसे समझाती है कि वो उसकी काफी फिक्र करती है। हिनाको कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, आप बस मेरे थ्रू रॉयल्टी को वापस पाना चाहती हैं। जो सुनकर उसकी मम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है और हिनाको यहाँ पर भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और प्लेनेट गेम में लॉग इन करके वो इची से मिलती है और वो इची से कहती है कि वो रियल वर्ल्ड में उससे मिलना चाहती है, लेकिन इची उसे मना कर देता है। फिर ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और इची उसके साथ धीरे धीरे बात करना बंद कर देता है। और आप सभी लोग ये चीज को देख के समझ ही गए होंगे कि ये सारे कुछ पास का सीन था। फिर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पीको पायरेट के रूम में है, जहाँ पर वो उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पर सीरो पहले से ही वहाँ पर होता है। लेकिन इतने में ही सीरो उस पर अटैक कर उसके एक हाथ को उड़ा देता है। पीको यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, कि आखिर सीरो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो दोबारा से इची को मेरे से दूर ले जाएगा या फिर वो फ्लैग को बचाने के लिए आया है। सीरो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं आया यहाँ। जो सुनकर पीको और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर जो भी काम करने आया है वो करने में उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब पीको उससे एक सवाल पूछती है, वो पूछती है कि आखिर इची कैसा है, क्योंकि गेम में तो तुम लोग फैमिली मेंबर हो तो तुम्हें तो पता ही होगा। तो सीरो बताता है कि हाँ लड़का अच्छा है, बस उससे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो पीको कहती है कि क्या इसका मतलब तुम कभी उससे रियल लाइफ में नहीं मिले। तो सीरो बताता है कि इन सारी चीजों से हमें कोई भी मतलब नहीं, हमारी फैमिली का फर्स्ट रूल यही है कि हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी दाखिल नहीं होने देंगे और किसी को भी हम अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। जो सुनकर पीको और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ये सभी को तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से ही आज इची इमोशनली डिसेबल हो चुका है, उसे इमोशन से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस इस गेम को खेलना चाहता है और इस गेम में ही मर जाना चाहता है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही आज इची का ये हाल है, इची को रियल वर्ल्ड में सिर्फ मैं ला जा सकती हूँ। तो सीरो कहता है कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, सिर्फ तुम ही हो जो कि उसे रियल वर्ल्ड में ले जा सकती हो, लेकिन तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम भी कभी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकोगी। पीको तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि ब्लैक बर्ड की तुम एक स्पेशल कोर हो। और ये सारी बातों को सुनकर पीको को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या बकवास है। तब शीरो उसे बताता है कि तुम असल में एक एआई हो जिसको कि मैंने बनाया
बनाया था ब्लैक बर्ड को पावर देने के लिए। फिर वो उसे और भी ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए उसके बनाए हुए साइबर स्पेस में ले आता है और वो उसे बताता है कि तुम एक ऐसा एआई हो जो कि हर तरह के इमोशन को समझ सकती हो। लेकिन पीको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रही होती और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, और कहती है कि मैं तो एक इंसान हूँ, आखिर मैं एक एआई कैसे हो सकती हूँ। और ये सारी चीजों को सोचते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है। लेकिन तब जीरो बताता है कि मैंने ब्लैक बर्ड को ऐसे बनाया था कि इस गेम में जितने भी ज्यादा प्लेयर होंगे उन सभी के इमोशन से वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। इधर पीको काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो जीरो पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी जीरो उस पर अटैक करके उसे पीठ से धकेल लेता है। और काफी कोशिश करने के बाद पीको उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन फिर भी उसके अटैक का कोई भी जीरो पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइबर स्पेस में जीरो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि जीरो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन पीको वहाँ से जैसे जैसे करके वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन भागते हुए भी जीरो उसका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता, वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और अब पीको के भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। तभी जीरो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसे बता रहा होता है कि तुम ब्लैक बर्ड के बहुत ज्यादा स्पेशल कोड हो, क्योंकि तुमने 3000 प्लेयर को एक साथ जोड़ा था, तुमने ही ये गिल्ड को बनाया था, तुम्हारे पास काफी ज्यादा इमोशंस हैं, जिस वजह से ब्लैक बर्ड और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब पीको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर वो दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जीरो उसका रियल नाम बताता है। वो कहता है कि हिना को, और बस इतना सुनते ही वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। लेकिन तभी जीरो उसके एक लेग को काट देता है और पीको नीचे गिर जाती है और पीको उसे कहती है क्या कि तुम्हें मुझे रियल नाम के बारे में कैसे पता। और जीरो कहता है कि मुझे तुम्हारा सिर्फ नाम नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और फिर वो पीको का पूरा बायोडेटा बता देता है, जो सुन के पीको यहाँ पर पूरे ही सदमे में चली गई होती है। और जीरो कह रहा होता है कि असल में मेरा एक साथी था जिसने मेरे को इस गेम को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प की थी, और उसी की ही जो छोटी बहन है उसका ही नाम है हिनाको साकुरा, और उसी की मेमोरी को यूज करके हमने तुम्हें बनाया है। तुम्हारे पास जो भी मेमोरीज हैं वो हमने ही बनाई है। पीको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रही होती, वो डर के मारे गेम से लॉग आउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लॉग आउट हो ही नहीं पा रही होती। और अब जीरो एक सौकाने वाला एक सच बताता है और वो कहता है क्या तुम लॉग आउट नहीं हो पा रही, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम कभी भी इस गेम से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि तुमने जो रियल वर्ल्ड को देखा था वो भी मैंने ही बनाया है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर इची को देखते हैं जो कि पीको के लिए वेट कर रहा था कि आखिर वो कब बाहर आएगी। और यहाँ पर सासुमाता कह रहा होता है कि पीको अब नहीं रही, जो सुनकर लियोन भी काफी शॉक होता है और वो कहता है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो। तभी सासुमाता कहता है कि मुझे काफी डर लग रहा है। तो लियोन कहता है कि डरो मत, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और मुझे जीरो के ऊपर पूरा भरोसा है। वो जब तक इस गेम में है तब तक इस गेम को हम शांति से खेल सकते हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस साइड यहाँ पर सासुमाता काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है कि मुझे आखिरी बार पीको को गुड बाइट कहना था। फिर हमें इस साइड पीको को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में होती है, क्योंकि वो 100% से भी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। पीको यहाँ पर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि जीरो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि उसे ये जानना था कि यह अपने आखिरी बात में क्या कहती है। और वो उससे पूछता है कि पीको बताओ आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। पीको यहाँ पर काफी कोशिश करती है और वो आखिर में कहती है कि वो सिर्फ इसी वजह से इस गेम को खेलती थी क्योंकि उसे इची के साथ टाइम बिताना काफी अच्छा लगता था और वो इची से प्यार करती है। और इतना बोलने के साथ ही वो पूरी ही गायब हो जाती है। और यहाँ पर जीरो जो कि रियल लाइफ में इची का फादर है वो यहाँ पर काफी उदास हो जाता है। फिर वो दोबारा गेम से बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हमने ब्लैक बर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट कोड को इरेज कर दिया है। फिर दूसरी तरफ हमें इची को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पीको के लिए इंतजार कर रहा होता है। उसको तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर आखिर क्या हो गया है। साथ ही साथ हमें सिगातेरा को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर फुल एंग्री होता है। वो लियोन और सासुमाता से बिल्कुल भी बात ही नहीं करना चाहता। फिर हमें दोबारा से गेम कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर कोजीरो मतलब कि इची का फादर पीको के कैरेक्टर को डिलीट कर देता है और पीको हमेशा के लिए इस गेम से वेनिश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर इची काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर पीको इतना टाइम क्यों ले रही है। तभी सिगातेरा गिल्ड का अल्टीमेट वेपन लेकर इची पर अटैक कर देता है। कोजीरो की फ्रेंड हाना बताती है उसने 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इंक्लूडिंग पीको इन सारे एआई कैरेक्टर्स को डिलीट कर दिया है और अब आइरिस, जूलिया, जीएस वो भी डिलीटेशन लिस्ट में है। इस साइड कोजी यहाँ पर ऑलरेडी वीक फील कर रहा था क्योंकि गेम में ज्यादा टाइम रहने से रियल प्लेयर की कंडीशन भी डाउन हो जाती है और हाना उसे बताती है कि 5 मिनट 23 सेकंड में मिशन को कंप्लीट करो। तो कोजीरो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये कर दूंगा। लेकिन हाना उससे पूछती है कि जब पीको डिलीट हो रही थी तब उसके इमोशंस को देखकर आके तुम्हें क्या फील हुआ। कोजीरो उसे आंसर देने वाला होता है लेकिन तभी वो पता नहीं टॉपिक को चेंज कर देता है। इससे यहाँ पर गेम में सिगातेरा और बाकी लोग पीको को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें पीको नहीं मिलती और उन्हें लग रहा होता है कि शायद डर के मारे पीको ने लॉग आउट कर दिया होगा या फिर कनेक्शन लॉस की वजह से वो गेम से बाहर चली गई होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आखिर क्या हो गया है। तभी वहाँ पर सासुमाता आता है और कहता है कि आखिर क्या पता अगर शीरो ने उन्हें मार दिया हो। जो सुन के सिगातेरा और भी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि क्या इधर शीरो मौजूद है, मुझे जल्दी जल्दी उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। तभी वो दोबारा से इची के सामने चला आता है और हम देखते हैं कि इची यहाँ पर ऑलमोस्ट वेनिश करने वाला होता है, इन लॉबी में वापस जाने वाला था और वो दोबारा से इची का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम काफी कमजोर हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इची यहाँ पर गेम खेलते हुए रो रहा होता है और
वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी इस गेम को नहीं छोड़ो, तुम ब्लैक बर्ड को हराओ और 300 मिलियन येन भी कमा लो और अपनी लाइफ में मजे करो, तो तुम्हें गेम छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तुम हमेशा इस गेम को खेलते रहो, मैं जरूर लौटूंगा और जरूर अपना एक गिल्ड बनाऊंगा और मैं अपना एक पावरफुल वेपन जरूर बनाऊंगा, तब मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, तुम वेट करना मेरे लिए। जो सुनकर सिगातेरा काफी हंसने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे सपने में होगा, और इची की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और वो लॉबी में पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर सासू माता और लियोन आते हैं। सासू माता कहता है कि किधर है वो ब्लैक बर्ड, उस जल्दी से उसे समन करो, मुझे जल्दी से उस बर्ड को मारकर 3 मिलियन येन लेकर वहाँ से इस गेम से बाहर निकलना है। ये काफी ज्यादा बोरिंग गेम है, मुझे अब ये नहीं खेलना। लियोन हल्की सी स्माइल देता है और तभी आसमान से ब्लैक पैदल गिरने लगते हैं और लियोन कहता है कि रेडी हो जाओ, हम ब्लैक बर्ड को समन करने वाले हैं। और तभी आसमान में एक डार्क पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक जाइंट क्लॉ बाहर आता है और धीरे धीरे उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है जो कि काफी डरावना होता है और सिगातेरा उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी गेम का डिफेंस क्रिएचर भी स्पॉन होते हैं। वो सभी डिफेंसिव क्रिएचर ब्लैक बर्ड पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी ब्लैक बर्ड अपने खुद मुंह खुलाता है और सारे डिफेंस क्रिएचर एक ही झटके में वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर ब्लैक बर्ड यहाँ पर सासू माता के पास आता है और पूछता है कि पीको कहाँ पर है। लियोन यहाँ पर दुखी हुए कहता है कि तुमने देर कर दी है, हम उसको बचा नहीं पाए, अब पीको मर चुकी है। तभी सिगातेरा एकदम से ब्लैक बर्ड को कैप्चर करने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक बर्ड एकदम तेजी से उसके पीछे चला आता है और उसे पकड़कर सीधा ही शिप से नीचे गिर जाता है, जो देखकर सिगातेरा तुरंत ही गेम से लॉग आउट कर देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और उसे काफी अजीब सा लग रहा होता है। और फिर हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड में सिगातेरा को देखते हैं जो कि अपने हेडसेट को नीचे फेंक देता है और बोल रहा होता है कि आखिर ये चीज क्या थी, क्योंकि जब उस ब्लैक बर्ड ने मुझे टच किया था मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे रियल बॉडी को भी टच कर रहा है, आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। और इतने में ही वो नोटिस करता है कि उसके रूम में कोई तो है, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर करके दोबारा से गेम खेलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में वो ब्लैक बर्ड उसी के साथ आ चुका होता है। दूसरी साइड यहाँ पर हम कोजीरो को देखते हैं जो कि यहाँ पर पानी पीता है और काफी सीरियस होते हुए कह रहा होता है कि ब्लैक बर्ड एक काफी ज्यादा खतरनाक किया है, वो बिल्कुल एक वायरस की तरह है, अगर वो रियल वर्ल्ड में निकल गया तो वो लोगों को कंट्रोल कर लेगा। मुझे पता नहीं कि आखिर मैंने उसे क्यों बनाया, 3 लोग ऑलरेडी अपनी जान को गवा चुके हैं, अगर उसे नहीं रोका तो ये सभी चीजों को हैक कर लेगा, रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड दोनों ही तबाह हो जाएंगे। और ये बोलते बोलते वो काफी कमजोर हो जाता है और अचानक से काउच पर गिर जाता है। और इस साइड यहाँ पर सिगातेरा जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो ब्लैक बर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, वो काफी चिल्लाता है, लेकिन तभी अचानक से ब्लैक बर्ड वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर सिगातेरा सोचता है कि शायद ये मेरा वहम होगा क्योंकि मैं काफी देर तक गेम खेल रहा था, तो ऐसा हो सकता है। फिर वो गेम को दोबारा खेलने के बारे में सोचता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसका वीआर सेट खराब हो चुका है। फिर वो फोन और वॉलेट को लेकर इंटरनेट कैफे की तरफ चल पड़ता है ताकि वो वहाँ पर जाकर गेम को खेल सके। तभी वहाँ पर रास्ते में चलते चलते उसे यहाँ पर रिजेक्शन का एक मैसेज आता है, लेकिन उसे इस सारी चीजों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी उसे एक दूसरा मैसेज आता है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट स्टार्टिंग, जो देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहाँ पर उसे एक ट्रक आकर उड़ा देती है और वो वहाँ पर नहीं बच पाता। तभी वहाँ पर 4 ब्लैक बर्ड समन हो जाती हैं, जिसमें से एक कहता है कि तुम तो काफी कमजोर हो। और अचानक ही सिगातेरा चिल्लाते हुए उठ जाता है और वो देखता है कि वो अपने रूम में ही है और कहता है कि शायद मैंने सपना देखा था। और तभी उसके मोबाइल में दोबारा से वही मैसेज आता है और उसकी नजर पड़ती है उसके अपार्टमेंट के कोने में जहाँ पर आग लगी चुकी होती है। वो दौड़कर जाकर उसे बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे बुझा ही नहीं पा रहा होता, पता नहीं कैसे, लेकिन वो आग बढ़ती ही जा रही होती है। फिर वो दरवाजा खोलकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है और इसी बीच आग उसके शरीर पर लग जाती है और वो पूरा ही वहाँ पर जल जाता है। फिर वो दोबारा से चिल्लाते हुए अपने चेयर पर उठता है और पागलों की तरह बिहेव करने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में एक नाइफ होता है। वो उससे कह रहा होता है कि तुम काफी लाउड म्यूजिक बजा रहे थे, मैं तुमसे काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, और वो सिगातेरा को मार देता है। और हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी चेयर पर ही जगता है जहाँ पर वो चिल्लाता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो लिटरली तड़प रहा होता है कि और सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर वो लगातार ऐसे ही कई बार मरता है और फिर दोबारा से जिंदा हो जाता है। उसे हर बार हर चीज का दर्द फील होता है और हमें पता चलता है कि वो ऑलरेडी 288 बार मर चुका है और अब उसका दिमाग सच में काम करना बंद कर देता है। फिर वो इस बार सच में मर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्लेनेट गेम में सासू माता एकदम ही नॉर्मल वॉइस में ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है कि जब कोई ब्लैक बर्ड किसी को इन्फेक्ट करता है तो वो तुरंत ही मर जाता है, उसका माइंड डाटा बन जाता है और वो एक अननोन डायमेंशन में ट्रांसफर हो जाता है। वो कोई भी नहीं जानता कि आखिर वहाँ पर क्या होता है, लेकिन एक बात अब पक्की है कि सिगातेरा वापस कभी नहीं दिखेगा। और सासू माता कह रहा होता है कि उसे सिगातेरा के लिए काफी खराब लग रहा होता है, लेकिन लियोन उसे याद दिलाता है कि सिगातेरा पायरेट गिल्ड में ट्रेजर बनाने के लिए वो रियल वर्ल्ड में इलीगल पैसा कमा रहा था। और दोनों ही एग्री कर लेते हैं कि ऐसे इंसान के लिए डेथ पेनल्टी ही काफी अच्छी बात है। और इधर लियोन डिसअपीयर होने से पहले ये बताता है वो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का ये बाउंडर तोड़ के ही रहेगा। और उनके जाते ही शिप के नीचे एक मैसिव सर्कल बन
बन जाता है और पूरा शिप भी 2 टुकड़ों में टूट जाता है और आसमान से नीचे गिरने लगता है। और तभी हमें गेम की लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पायरेट ग्रुप और पिको के बारे में बात कर रहे होते हैं और पिको को काफी भला बुरा सुना रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी यहाँ से इची गुजर रहा होता है जो ये सारी चीजों को सुन लेता है और उसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो चलते चलते एक ही शॉट में 3 प्लेयर को काट देता है। इस तरफ इची पिको को गेम में ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे पिको नाम की कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलती, जो देखकर इची यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने VR सेट को फेंक देता है और रियल वर्ल्ड में वो रोने लगता है और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो यहाँ पर बैठकर पिको के बारे में सोच ही रहा होता है कि आखिर पिको आखिर कहाँ चली गई और वो खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ कि पिको ने सब कुछ उसके लिए किया है। लेकिन फिर भी गेम में पिको का ही बदनामी हो रही है और पिको को न ढूंढने पाने की वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो अब किसी भी तरह पिको से मिलना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि कोई तो इची की तरफ रॉड लेके बढ़ रहा होता है और वो एकदम से आके इची को हक कर लेता है। ये असल में और कोई नहीं बल्कि इची की मॉम है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, मैं अब दोबारा घर आ चुकी हूँ। ताइचिरो यहाँ पर अपनी मॉम को देखकर काफी खुश होता है और साथ ही साथ काफी दुखी भी होता है। फिर उसकी मॉम पूरे के पूरे घर को साफ कर देती है और ताइचिरो के लिए खाना भी बनाती है और फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि अब वो कहाँ पर रहती है और क्या काम करती है। तो उसकी मॉम बताती है कि वो एक नेट कैफे में काम करती है और वो उधर ही रहती है और उसकी मॉम दोबारा से वहाँ से जाने वाली होती है। उन्हें जाते हुए ये देखकर बोलता है कि आप दोबारा से कब आएंगी। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि मैं हर फ्राइडे तुमसे मिलने जरूर आऊंगी और जाने से पहले वो ये भी कहती है कि तुम अजुमा को मेरी तरफ से बाय कह देना। तभी ताइचिरो कहता है लेकिन अजुमा तो हॉस्पिटल में भर्ती है और डैड भी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जो सुनकर उसकी मॉम डिसाइड करती है कि वो अजुमा से मिलने जाएंगी। जो सुनकर इची भी कहता है कि मैं भी आऊंगा और हमें यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इची समझाता है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, बस भाई को थोड़ी सी चोट लगी है। और जैसे ही दोनों उसके कमरे में एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ व्हाइट फेदर्स उड़ रहे होते हैं और अजुमा की आंखों से ब्लैक लिक्विड निकल रहा होता है जो कि एकदम इमोशनलेस होकर वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जो देखकर उसकी मॉम को काफी ज्यादा डर लगता है और उन्हें फ्लैशबैक याद आता है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती हैं। जहाँ पर ताइचिरो चिल्लाते हुए डॉक्टर से मदद मांग रहा होता है। फिर डॉक्टर आकर उसे चेक करता है और कहता है कि ये ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोई चोट की वजह से हो सकती है, कल तक इसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ताइचिरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसे लग ही रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी अजुमा किसी आवाज में कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जो सुनकर ताइचिरो को थोड़ा सा आराम मिलता है। और जब डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं तब अजुमा बताता है कि तुम उस दिन मेरे साथ बात करने के लिए आए थे लेकिन मैं तुम्हारे साथ उस दिन बात ही नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो ताइचिरो कहता है कि आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो, वो सारी चीजों को छोड़ो। लेकिन तभी अजुमा उसे सच बताता है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें उस दिन झूठ बोला था कि मैं गेम नहीं खेलता, दरअसल मैं प्लेनेट गेम को खेलता हूँ और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे पता है कि तुम भी वो प्लेनेट गेम को खेलते हो और हाँ, मुझे प्लेनेट गेम को खेलना काफी पसंद है। और इतना सुनते ही ताइचिरो काफी खुश हो जाता है और वो ये बता देता है कि वही असल में इची है। जो सुनकर अजुमा यहाँ पर काफी शौक होता है कि ताइचिरो ही इची है और इची कहता है कि मैं ये बात कभी भी तुम्हें नहीं बताता था, ये बात मैंने तुम्हें इसीलिए बताया क्योंकि आपको ये गेम पसंद है और हम दोनों अकाबिन फैमिली का मेंबर हैं। जो सुनकर अजुमा को काफी अजीब लग रहा होता है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका भाई गेम में भी बिल्कुल उसी का भाई होता है। वो सीधा ही दौड़ के जाकर उसे हक कर लेता है, जो देखकर ताइचिरो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने भाई को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन अजुमा ये चीज को जान के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर लौटने के लिए बस स्टॉप पर आए होते हैं और फिर ये गेम को लेकर काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। और तभी अजुमा नोटिस करता है कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, जो देखकर ताइचिरो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाके कुछ करता हूँ। तभी अजुमा यहाँ पर अकेला खड़ा था, तभी उसके बाजू में वही लड़की चली आती है, मतलब कि उसके फादर की जो असिस्टेंट है वो वहाँ पर आ जाती है। हाना उसे बिल्कुल एकदम सीरियस टोन में वार्निंग देती है और वो बोलती है कि तुम दोनों कभी भी प्लेनेट गेम को खेलना मत। जो सुनकर ये काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बस इतना कहने के साथ वो यहाँ से चली जाती है। और तभी उसी के बाद ताइचिरो वहाँ पर आ जाता है। फिर दोनों मिलके वहाँ पर घर से वापस आ जाते हैं। घर पर वापस आने के बाद ताइचिरो अजुमा के लिए खाना ले आता है और अजुमा भी उसे काफी मजे से खाता है। फिर अजुमा कहता है कि उसका जो गेमिंग गॉगल्स है वो टूट चुका है तो उसके लिए एक न्यू लाना पड़ेगा। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। लेकिन इस साइड हम देखते हैं कि ताइचिरो यहाँ पर बैठकर रो रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ही खुश है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। फिर हम इस तरफ अजुमा को देखते हैं जो कि अपने रूम में टूटे हुए गॉगल्स से प्लेनेट गेम में लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर ने उसके कंप्यूटर में भी एक पासवर्ड लगा दिया होता है जैसा कि उन्होंने ताइचिरो के साथ किया था। अजुमा को कोई भी कोडिंग नहीं आती जैसे कि ताइचिरो को आता है, तो वो सोचता है कि वो ताइचिरो को बुलाएगा। लेकिन जैसे ही वो गेमिंग गॉगल्स को उतरता है और पीछे घूमता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ पूरा अंधेरा हो चुका होता है और पूरे घर में कहीं पर भी ताइचिरो नहीं है, जिसे देखकर उसे काफी डर लगने लगता है और वो
सोचने लगता है कि कहीं पर भी ताइजीरो नहीं है और वो जल्दी से घर से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके मोबाइल पर एक सेम नोटिफिकेशन आता है जैसे कि सिगा को आया था। मैसेज में बिल्कुल सेम लिखा हुआ होता है जैसा कि उसके मैसेज में लिखा था, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट 1। और बिल्कुल तभी एक ट्रक वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही उसे टक्कर मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि एकदम से अंधेरा हो जाता है और फिर हम वहाँ से बाहर चले आते हैं। तभी हम ताइजीरो को देखते हैं जो कि उसे बुलाने के लिए उसके रूम में आया था। वहाँ पर वो देखता है कि अजुमा यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है और उसने अपने गेमिंग गॉगल्स को भी पहन के रखा था और वो काफी घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया। और घबराहट के चलते वो एम्बुलेंस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके डैड की असिस्टेंट मतलब कि हाना वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बताती है कि अब तुम कुछ भी कर लो जिससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि अब वो मर चुका है। जो सुनने के साथ ही वो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन हाना उसे बताती है चाहे तो तुम मुझे मार दो फिर भी इसे कुछ भी नहीं होगा। अब अजुमा कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि अजुमा की फिंगर हिलने लगती है जो देखकर इची और साथ ही साथ हाना भी काफी शॉक होते हैं। तो हाना कहती है अच्छा ऐसी बात है। फिर हाना उसे सब कुछ खोल के बताती है। फिर वो बताती है कि ये सब कुछ ब्लैक बर्ड के कारण हो रही है, ब्लैक बर्ड के इन्फेक्शन के कारण। वो कहती है कि मुझे लगा था कि ब्लैक बर्ड ने अजुमा को भी पूरी तरह इन्फेक्ट कर दिया है। दरअसल कुछ टाइम पहले जब अजुमा गेम में मारा गया था वही रेड ड्रैगन के हमले में जिसके अंदर ब्लैक बर्ड ने कब्जा कर लिया था, तब ब्लैक बर्ड ने उसे टच किया था जिस वजह से उसे थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन टाइम टू टाइम ब्लैक बर्ड अजुमा के दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा है। और हाना कहती है कि अब तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि अजुमा कब तक जीवित रह सकता है, वो कब तक सर्वाइव कर पाएगा। और इतने में ही वो उस गॉगल्स को उतारते हैं और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से वही ब्लैक लिक्विड आ रहा होता है जो देखकर ये काफी ज्यादा डर जाता है। तो हाना बताती है कि चलो ठीक है अभी भी एक रास्ता है, क्या तुम रेडी हो उसके लिए, क्या तुम इसके बदले तुम्हारी जान दे सकते हो। ताइजीरो ये सुनकर काफी शौक होता है और वो तुरंत ही कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इधर हाना भी बिल्कुल शौक होती है उसके आंसर को सुन के। वो कहती है कि ठीक है चलो मेरे साथ चलो। फिर हमें वापस से उस दुनिया को दिखा जाता है जिसके अंदर अजुमा है। हम देखते हैं कि वो ट्रक से बिल्कुल बच चुका होता है। दरअसल वो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर वहाँ से हट गया था। और अब हमें फिर से ताइची और हाना को दिखा जाता है जो कि लेबोरेटरी में आ चुके होते हैं जहाँ पर हाना काम करती है और उनके साथ यहाँ पर वो लोग अजुमा की बॉडी को भी लाया होते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ताइचिरो की बॉडी पर एक मशीन लगाया होता है। हमें पता चलता है कि ये वही मशीन है जिसकी मदद से वो अजुमा के पास जा सकता है जिस दुनिया में अजुमा बंद है। फिर हाना उसे गुड बाय बोलकर उस मशीन को स्टार्ट कर देती है और हमें फिर से उस वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर अजुमा है। और अब अजुमा के सामने एक एम्बुलेंस आ जाती है जो कि उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ताइचिरो आ जाता है जो कि अपनी पावर से उस एम्बुलेंस को रोक लेता है। और हमें पता चलता है कि इची भी अब उस ब्लैक बर्ड से इन्फेक्टेड हो चुका होता है और उसकी तो एक आंख भी जा चुकी होती है जो कि अजुमा को देखकर काफी खुश होता है। और वो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो अजुमा उसे हाँ कहता है। और फिर वो उसे बताता है कि ये जो वर्ल्ड है जो कि अभी हम देख रहे हैं वो बिल्कुल फेक है, तुम्हारी असली बॉडी वहाँ पर असली वर्ल्ड में है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक बर्ड आ जाते हैं जो कि काफी सारे होते हैं। इची यहाँ पर ब्लैक बर्ड्स को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा ही ब्लैक बर्ड के ऊपर हमला कर देता है। तभी वो ब्लैक बर्ड कुछ मेटल रिंग से फ्री हो जाता है और इची को स्टेप कर देता है। लेकिन इची भी बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वो खुद ही ब्लैक बर्ड को पकड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखों से ब्लैक लिक्विड आ रहा होता है और इची अपनी टेक्निक से इस ब्लैक बर्ड को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये रियल ब्लैक बर्ड नहीं था, ये बस उसका एक क्लोन था। और तभी उसके सामने रियल वाला ब्लैक बर्ड आ जाता है जो कि काफी ताकतवर होता है। इची उसे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका एक हाथ तुरंत ही गायब हो जाता है और ये रियल वाला ब्लैक बर्ड इची को मार देता है। और तभी इची के शरीर में एक अजीब सा फेस आ जाता है। जितने में ताइचिरो को एक बात याद आती है जो कि एक चीट कोड होता है जो था हेलो वर्ल्ड। और ताइचिरो एकदम से हेलो वर्ल्ड कहता है और आसमान से काफी लाइट आने लगती है। वो इतनी ज्यादा लाइट थी कि कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा होता। और जैसे ही वो लाइट गायब होती है हम देखते हैं कि वो ब्लैक बर्ड अब ताइचिरो पर आ चुका होता है और अभी वो सो रहा होता है। और ताइचिरो फिर यहाँ से इसे कहता है कि अभी टाइम है, तुम्हें रियल वर्ल्ड में जागना ही होगा क्योंकि कुछ ही टाइम बाद ब्लैक बर्ड दोबारा से जग जाएगा। तभी अचानक से अजुमा ग्लो करने लगता है, वो चमकने लगता है और आसमान में उड़ने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो रियल वर्ल्ड में जगने वाला होता है। वो ताइचिरो को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम नहीं चलोगे, तो ताइचिरो कहता है कि नहीं, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और इची उसे गुड बाय कहता है और अजुमा रोते हुए रियल वर्ल्ड में जग जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ लियोन को दिखाया जाता है। सासू माता लियो को बताता है कि ब्लैक बर्ड कमजोर हो रहा है, किसी ने तो ब्लैक बर्ड को हराने का रास्ता ढूंढ लिया है। जो सुनकर लियोन काफी शॉक होता है लेकिन वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं प्लैनेट गेम को खत्म नहीं होने दूंगा। फिर हमें दोबारा से उस लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अजुमा को होश आ चुका होता है। वो जैसे ही आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने ताइचिरो होता है। वो ताइचिरो को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और साथ ही साथ काफी शॉक होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो अब कभी भी उसे नहीं देख पाएगा। तो अजुमा कहता है कि उसने अभी अभी एक बुरा सपना देखा है और उसने उस सपने में इची को भी देखा था और वो सपना काफी डरावना था। तो ताइचिरो से बताता है कि असल में उस वर्ल्ड में इची नहीं गया था, इची का
एआई क्लोन गया था। मतलब कि हाना ने इची का एक एआई क्लोन बनाया था जिसके अंदर इची के सारे फीलिंग्स, उसकी मेमोरीज, उसका स्किल्स सब कुछ एकदम फिट कर दिया था। और उस ब्लैक बर्ड के वर्ल्ड में अजुमा को जिस इची ने बचाया था वो दरअसल इची का एक एआई क्लोन था, क्योंकि हाना को लगा था अगर इची उस वर्ल्ड में जाएगा तो वो पक्का मर जाएगा और अब उसका एआई उस वर्ल्ड में फंसा हुआ है। लेकिन इस साइड इची अपने भाई को देखकर काफी खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों यहाँ से कार में बैठकर कहीं तो जा रहे होते हैं। तो अजुमा पूछता है कि हम लोग वहाँ भी जहाँ पर थे आखिर वो कहाँ थे। तो वो उसे बताती है कि असल में वो उसके डैड का लेबोरेटरी है जहाँ पर उसके डैड काम करते हैं, और साथ ही साथ हाना इस कंपनी की मैनेजर है। मतलब कि जिस कंपनी में इस प्लेनेट गेम को बनाया था उस कंपनी की वो मैनेजर है। और हाना ये भी बताती है कि प्लेनेट गेम का जो डिजाइन है वो उसके फादर ने ही बनाया है। मतलब कि जो ब्लैक बर्ड था और उसका जो वर्ल्ड है वो तुम्हारे पापा ने ही डिजाइन किया है। जो सुन के ये दोनों काफी शॉक होते हैं। और इस साइड ताइंजीरो अपने फादर पर काफी गुस्सा हो रहा होता है। वो उससे पहले ही नफरत करता था लेकिन अब वो और ज्यादा करने लगता है। वो कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, अगर पापा को ये प्लेनेट गेम बनाना ही था तो तभी तक तो ये ठीक था, लेकिन उन्होंने इतना खतरनाक वायरस क्यों बनाया है। तभी हाना बोलती है कि नहीं, ये उनकी गलती नहीं है, दरअसल तुम्हारे पापा इस गेम में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो ब्लैक बर्ड है वो तो गलती से बन गया, उनको तो ये भी नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ताइजीरो यहाँ पर इसकी बात को सुनने से ही इनकार कर देता है, क्योंकि उसके दिल में उसके पापा को लेकर जो नफरत है वो लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। तभी आजुमा बताता है कि इसी वजह से तुम सीरो को काफी पसंद करते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि हमारे फादर भी इस हीरो की तरह बने। उतने में हाना इन्हें कुछ बताने वाली होती है लेकिन वो खुद को रोक लेती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि हाना इन लोगों को ये बताने वाली होती है कि असल में सीरो ही उनके डैड हैं। लेकिन चाहे जो भी हो वो खुद को रोक लेती है, लेकिन ये बात को नहीं बताती। और अब दूसरी ओर हमें उन दोनों के फादर को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल पे गए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अजुमा हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन वहाँ पे गार्ड उसे बताता है कि नहीं, अजुमा को रिलीज कर दिया गया है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। इतना सुनने के साथ ही उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बेटा बिल्कुल अभी सेफ है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अजुमा अब घर के अंदर चला गया है और यहाँ पर ताइजीरो हाना से पूछ रहा होता है कि आखिर पापा ये सब क्या कर रहे हैं। उन्हें पता तो है ना कि ये ब्लैक बर्ड कितना ज्यादा खतरनाक है और कितना पावरफुल है और ये इस गेम को हैक करना चाहता है ताकि वो रियल वर्ल्ड को भी इम्पैक्ट कर सके। तो हाना कहती कि हाँ उन्हें पता है और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो उस ब्लैक बर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले। ज्यादा देर तक गेम में रहने से उनका तबियत भी काफी ज्यादा खराब हो चुका है और इसी वजह से वो इस गेम को अब ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते। ज्यादा टाइम तो वो हॉस्पिटल में ही बिताते हैं अपनी खराब तबियत की वजह से। फिर हाना ये भी कहती है कि तुम्हें अपने पापा के साथ अपना रिलेशन को सही करना चाहिए। लेकिन इतना सुनने के साथ ही ताइजीरो काफी गुस्से हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और फिर ताइजीरो उसे अपने बहन के बारे में बताता है और वो बताता है कि मेरी छोटी बहन जो कि हर काम में काफी ज्यादा कमजोर थी, मतलब कि कोई भी काम को सही से नहीं कर पाती थी और ये बात मेरे पापा को काफी चुभती थी। वो मेरी बहन को काफी ज्यादा बार बार डांटते रहते थे। एक दिन उन्होंने रात को 10 बजे उसे स्कूल भेजा था ताकि वो नोटबुक को वापस ला सके। वो वहाँ से तो चली गई लेकिन कभी वापस नहीं आई। उस दिन बाद हमें ये पता चला कि किसी ने उसे काट दिया और उसे बॉक्स के अंदर रख दिया। लेकिन मेरे पापा को कभी इस बात से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि ये उनकी वजह से हुआ। अगर उस दिन उन्होंने मेरी बहन को रात में अगले नहीं भेजा होता तो आज वो जिंदा होती। वो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग इरिटेटिंग आदमी है, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। जैसे ही ये सारी बातें चल रही होती हैं तभी हम देखते हैं कि उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो इन सारी बातों को चुपचाप सुन भी रहा होता है। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें प्लेनेट गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेनेडा टीम एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर लियोन और सासुमाता आ जाते हैं और वो बताता है कि इसे अब ये बोरिंग वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, मतलब कि उसे रियल वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है सासुमाता वो की एक एआई है। जो सुनकर ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं और वो बोलते हैं क्या ये एआई है, मुझे तो लगा था कि ये भी एक रियल प्लेयर है। तभी लियोन एकदम खुल के बताता है और वो बोलता है कि इस गेम के अंदर बहुत सारे एआई कैरेक्टर बनाए गए हैं जिसके अंदर सासुमाता भी आता है और पीको भी वही थी। काफी सारे कैरेक्टर्स को पता भी नहीं है कि वो क्या है, लेकिन सासुमाता एक ऐसा एआई है जिसे सब कुछ पता है, मतलब कि उसे वो भी पता है कि वो एक एआई कैरेक्टर है जिसे कि कंप्यूटर से बनाया गया है। और लियोन ये सारी चीजों को बताते बताते रो देता है और वो बताता है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकता क्योंकि वो एक एआई कैरेक्टर है। और लियोन चाहता है कि वो और सासुमाता कभी भी अलग ना हो क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और वो सासुमाता को रियल वर्ल्ड में लाने के लिए जो कुछ भी हो वो कर सकता है और सिर्फ इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है ताकि वो सासुमाता को रियल वर्ल्ड में ला सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर काफी सारे ब्लैक बर्ड आ जाते हैं और सभी मेंबर्स को मिलकर उन्हें इन्फेक्ट करने लगते हैं। ये सारी बात को लियोन जानता था लेकिन लियोन कुछ भी नहीं करता क्योंकि ये सब कुछ उसी का ही प्लान होता है। लियोन यहाँ पर ब्लैक बर्ड को मदद कर रहा होता है क्योंकि ब्लैक बर्ड इन सारे प्लेयर्स का जो असली ऑरा है, असली जो उसकी एनर्जी है उसे लेने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए जिसे वो रियल वर्ल्ड में आ सके और वो सासुमाता को भी रियल वर्ल्ड में ला सके।
और हमें पता चलता है कि ये सभी जो प्लेयर्स हैं जिसको अभी अभी ब्लैक बर्ड ने इन्फेक्ट कर लिया है वो रियल लाइफ में भी मर चुके होंगे और अब वो लोग ब्लैक बर्ड की दुनिया में फंस चुके होंगे और अब दोबारा ना ही रियल वर्ल्ड और ना ही इस गेम में कभी वापस आ सकेंगे। और फिर हमें दोबारा से रियल वर्ल्ड का सीन दिखा जाता है जहाँ पर इची का फादर हाना से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हाना उन्हें बताती है कि सर अजुमा को ब्लैक बर्ड ने इन्फेक्ट कर दिया है। और इतना सुनने के साथ ही उसके फादर काफी ज्यादा बौखला जाते हैं और वो दौड़ के घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी अजुमा दरवाजा खोलता है और ये अजुमा को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक है। तो अजुमा कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसके फादर को फिर भी चैन नहीं मिलता। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हें दोबारा से चेक करना होगा तुम्हारे ब्रेन को, क्योंकि ब्लैक बर्ड ब्रेन को ही इन्फेक्ट करता है। इसलिए वो अजुमा को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी ताइजीरो उसके सामने आ जाता है और गुस्से में कहता है कि बहुत हुआ। अब ताइजीरो अपने फादर की वीक को उतार देता है और कहता है कि अब मान लो ये भी आपकी ही गलती है, आज भी आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। उस दिन भी आपकी ही गलती थी और आज भी आपकी ही गलती है, आपकी वजह से ही वो ब्लैक बर्ड बना है। हम देखते हैं कि ताइजीरो का फादर वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता और ताइजीरो उसे काफी ज्यादा ही सुनाने लगता है सारी उनकी गलती वगैरह को और गुस्से में उन्हें पंच करने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अजुमा एकदम से अपने फादर को पंच मार देता है, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन अजुमा कहता है कि सॉरी, मैंने ये गलती से कर दिया, मैं तो बस ताइजीरो को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये गलती से हो गया। ताइजीरो यहाँ पर काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं अब फादर के साथ नहीं रह सकता और इतना कहने के साथ वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके फादर उसके पीछे भाग रहे होते हैं और ताइजीरो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि उनके दोनों पैर कट जाते हैं, जो देखकर ताइजीरो यहाँ पर काफी शॉक होता है और वो जैसे ही साइड में देखता है तो वो देखता है ये गिलहरी है। फिर हमें अलग अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियल वर्ल्ड में काफी अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है और सभी जगह ब्लैक पैदर गिरने लगते हैं और काफी अजीब अजीब से मॉन्स्टर लोगों के ऊपर अटैक भी करने लगते हैं। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये जो गिलहरी है वो लेवल 7 की है, जो कि प्लेनेट गेम में होती है और ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर वो एकदम से ताइजीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो काफी क्लोज होता है लेकिन बच जाता है। तभी अजुमा उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसके पास से उसके वेपन को ले लेता है, लेकिन उसको कुछ करने से पहले ही वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अजुमा अपने फादर को उठा लेता है और घर जाने वाला होता है। लेकिन उनके पास एक क्वेश्चन था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हम सब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि उसके फादर को पता चल गया है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इसी वजह से वो हाना से कहते हैं कि एक सीक्रेट वर्ड बोलो। हाना जैसे ही उस सीक्रेट वर्ड को कहती है, हम देखते हैं कि उसके फादर के जो लेग्स हैं वो दोबारा से वापस आ जाते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक होते हैं। इसके बाद तुरंत वो लोग घर में आ जाते हैं और अजुमा यहाँ पर जैसे ही टीवी को ऑन करता है तो उन्हें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं और वो सभी मिलकर सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और आखिर कैसे इसे रोका जाए, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल एकदम अचानक से हुआ है और सभी लोग यहाँ पर काफी डरे हुए होते हैं। फिर यहाँ पर हाना सभी को समझा रही होती है कि ये सब कुछ ब्लैक बर्ड के कारण हो रहा है। ब्लैक बर्ड ने प्लेनेट गेम को हैक कर लिया है और उसे हैक करने के बाद वो रियल वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो रियल वर्ल्ड को भी कब्जा करने के बारे में पूरा ट्राई कर रहा है। और हाँ, हम सब अभी रियल वर्ल्ड में नहीं है, मतलब कि हम सभी लोग उस ब्लैक बर्ड के केज में आ चुके हैं जहाँ से तुमने अजुमा को छुड़ाया था। जो सुनकर ताइजीरो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है और अपने फादर के ऊपर दोबारा से चिल्लाने लगता है और कहता है ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, हम सभी लोग और साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड भी अब आपकी वजह से मरने वाले हैं। तभी उसका फादर कहता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, दरअसल ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था, हमने बस बिजनेस पर्पस के लिए ये बनाया था, लेकिन आखिर पता नहीं ये कैसे हो गया। जो सुनकर हाना उनके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि कोई भी बात नहीं। लेकिन तभी उनकी नजर टीवी पर पड़ती है और हम देखते हैं कि ताइजीरो की मदर जिस अपार्टमेंट में रहती है उसके आसपास एक मॉन्स्टर आ चुका होता है और वो उस अपार्टमेंट पर अटैक करने वाला होता है, जो देखकर ताइजीरो की हालत खराब हो जाती है और ताइजीरो और उसका भाई दोनों ही भागकर जा रहे होते हैं अपनी मदर को बचाने के लिए। जिनके जाने के बाद ताइजीरो के फादर यहाँ पर रोने लगते हैं और उन्हें काफी अफसोस हो रहा होता है कि उनसे काफी बड़ी गलती हो चुकी है। दरअसल गाइस, इन लोगों ने ये सब कुछ जानकर नहीं किया था, मतलब कि जिस बिजनेसमैन की वजह से इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था उनको भी नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तभी हाना उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि रोते रहने से कुछ भी नहीं होगा, अभी आपको पूरे वर्ल्ड को बचाना है और अपने परिवार को भी। और फिर हमें दूसरी तरफ अजुमा और ताइजीरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी मम के पास चले आते हैं, जहाँ पर उनके सामने वो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है और वो बड़ा सा पत्थर लेकर उसकी मम के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है और अटैक कर भी देता है। लेकिन अजुमा जैसे जैसे करके उन्हें बचा लेता है, जो देखकर ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तीनों के ऊपर एकदम से हमला करने लगता है ताकि वो इन सभी को खत्म कर सके। लेकिन तभी ताइजीरो का फादर उड़कर वहाँ पर आ जाता है और एक्सप्लोसिव फिश से उस मॉन्स्टर को घायल कर देता है और ताइजीरो ये चीज को देखकर काफी शॉक होता है। लेकिन ये मॉन्स्टर ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ताइजीरो के फादर को पंच मारकर एक बिल्डिंग में घुसा देता है। लेकिन वो टूटा हुआ रॉक इनके ऊपर आकर गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी ताइजीरो अपने मैजिक पावर का यूज कर सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर बचा लेता
मिलता है। आजुमा ये चीज को देखकर शॉक हो जाता है कि ताइचिरो इधर भी अपनी मैजिक पावर का यूज कर पा रहा है। लेकिन इधर ताइचिरो की मम काफी ज्यादा चिंतित होती है और दूसरी तरफ हम ताइचिरो के फादर को देखते हैं जो कि गुस्से में उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहे होते हैं, जिससे मॉन्स्टर फाइनली मर जाता है। अब उनके फादर फाइनली नीचे आते हैं और ताइचिरो उनसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। और तभी वो बताता है कि ये जो बर्ड केज है, मतलब कि ब्लैक बर्ड का जो दुनिया है, जिसे उसने और हाना ने दोनों ने मिलकर हैक कर लिया है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ चुकी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ताइचिरो की मम यहाँ पर काफी खुश हो रही होती है क्योंकि काफी टाइम बाद उनकी फैमिली बिल्कुल एक साथ है। और जैसे ही हाना वहाँ पर आती है तो ताइचिरो की मम को लगता है कि वो असल में उसकी बच्ची है, जो देखकर ताइचिरो का फादर काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि बस करो, ये हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी बहुत पहले मर चुकी है। जो देखकर अजुमा यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि बहुत हुआ, मॉम को काफी तकलीफ हो रही है, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन उसके डैड काफी गुस्से में होते हैं और वो अपनी वाइफ को बोलने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें इसे भूलना ही होगा क्योंकि हमारी बेटी काफी टाइम पहले मर चुकी है। और इतने में ही ताइचिरो अपने फादर को पीछे से तलवार घुसा देता है, लेकिन उससे इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ताइचिरो को मारकर दूर गिरा देता है। लेकिन वो तुरंत ही ताइचिरो से माफी मांग लेता है। लेकिन अब ताइचिरो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था, वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हाना कहती है कि उन सभी को मिलकर रहना चाहिए ताकि हम सब एक साथ रह सके और उस ब्लैक बर्ड से लड़ सके। लेकिन ताइचिरो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो काफी ज्यादा सैड होता है। और तभी अजुमा कहता है कि मेरी बात को सुनो एक बार, जैसे कि प्लैनेट गेम में हम सभी का एक अच्छा फैमिली था, हम लोग रियल वर्ल्ड में भी ऐसी फैमिली बनकर रह सकते हैं। तुम बस कोशिश करो एक बार तुम ये बारे में सोच के देखो। जो सुनकर ताइचिरो यहाँ पर रुक जाता है और हमें पता चलता है कि ताइचिरो भी यही चाहता है कि उसका भी एक हैप्पी फैमिली हो जैसे कि प्लैनेट गेम में है। लेकिन उसके फादर के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। उसके अंदर उसके फादर को लेकर काफी ज्यादा नफरत भरी हुई है, जिस वजह से वो रियल वर्ल्ड में कभी भी हैप्पी नहीं था और वो बार बार प्लैनेट गेम को खेलता ही जाता था क्योंकि प्लैनेट गेम में उसे एक अच्छी फैमिली मिली थी। उसे बहुत सारी मेमोरीज याद आने लगती है और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से कुछ डार्क एनर्जी निकलने लगती है। और गाइस, ये डार्क एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि सासू माता है और उसके साथ साथ लियोन भी आ चुका होता है। और हाँ, ये जो बच्चा है वही लियोन है। इन दोनों ने मिलकर ये सारा सब कुछ किया है। आप सभी को लग रहा होगा कि ब्लैक बर्ड ने सब कुछ किया है, लेकिन ब्लैक बर्ड तो इनके सामने सिर्फ बच्चा है। दरअसल इन दोनों ने ये सब कुछ मिलकर किया है और इनके कारण ही रियल वर्ल्ड बिल्कुल खतरे में आ चुका है। सासू माता ताइचिरो के बॉडी में इसी वजह से था क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा दुख भरा हुआ था। और सासू माता एक ऐसा एआई है जिसको दुख वगैरह से काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है। और ये दोनों ही रियल विलन है क्योंकि लियोन चाहता है कि वो सासू माता के साथ यहाँ रियल वर्ल्ड में रह सके। और इतने में ही इनके फादर सासू माता पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सासू माता बिल्कुल आसानी से उसे हरा देता है और उन्हें काफी घायल भी कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और लियोन कहता है कि हमें जो करना था वो हमने कर लिया, हम दोनों को साथ में रहना था। अगर सासू माता चाहे तो तुम्हें एक ही चुटकी में मार सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब तुम लोग इधर ही रहो, इधर ही जिंदा रहो और इधर ही मर जाओ, हमें अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हाना सामने आती है और कहती है कि बहुत हुआ, हम लोग इधर बिल्कुल भी नहीं रहने वाले, हम लोग रियल वर्ल्ड में वापस जरूर जाएंगे और वो किसी भी तरह से सासू माता को जरूर हराएगी। लेकिन इतना सुनते ही सासू माता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक ही अटैक से हाना को मार देता है, जो देखकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। और ताइचिरो के फादर हाना को हिल करने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कुछ भी कर ले वो हाना को हिल भी नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और सासू माता और लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सासू माता एक चुटकी बजाते ही उसके फादर की सारी एनर्जी को ले लेता है और उसको दूर फेंक देता है। अब उनके फादर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं और पहले जैसा नॉर्मल इंसान बन चुका है। और उसके बाद लियोन और सासू माता वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम ताइचिरो को देखते हैं जो अभी भी काफी शौक में होता है। वो काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि हाना ने उनकी काफी ज्यादा मदद की थी और अब हाना नहीं रही, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस वर्ल्ड में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। हमें पता चलता है कि ताइचिरो के डैड अलग जगह पर रहते हैं और ताइचिरो और उसकी मॉम अलग जगह पर रहती हैं। इधर आजुमा अपने फादर के पास जा रहा होता है, तभी रास्ते में दो चोर उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसको लूटने की कोशिश करता है, आजुमा उसे काफी आसानी से हरा देता है। और आजुमा सोच रहा होता है कि शायद ये लोग मॉन्स्टर के अटैक से बच गए होंगे और ये लोग चोरी वगैरह करके जिंदा रह रहे होंगे। और कुछ देर बाद आजुमा यहाँ पर अपने फादर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आजुमा कहता है कि ताइचिरो एंड मॉम दोनों ही सेलर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूं। लेकिन उसके फादर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें भी उनके साथ रहना चाहिए। तभी आजुमा कहता है कि मुझे पता है कि आप लियोन और सासू माता को हराने के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है आप घर के अंदर बंद रह के उन्हें सब हरा सकते हो? यहाँ पर इस क्वेश्चन का उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता, इसलिए वो उसे घर के अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। जैसे ही आजुमा घर के अंदर आता है, वो देखता है कि हाना यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठी है, जहाँ पर उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी तुम देख रहे हो तुम अपने भाई को और ना ही अपनी माँ को बताओगे। और आजुमा यहाँ पर अभी भी हैरान होता है कि आखिर हाना कैसे जिंदा हो सकती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाना यहाँ पर जिंदा नहीं होती बल्कि उसके डैड
डैड ने हाना को अभी भी दफनाया नहीं होता, उसे काफी संभाल के रखा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर हाना को दफना दिया होता है और दोनों मिलकर यहाँ पर काफी बातें भी करते हैं। अजुमा अपने डैड से पूछता है कि ये तो रियल वर्ल्ड नहीं है, हमें पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो रियल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अभी रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। उसके डैड के पास इस सवाल का काफी सारे आंसर होते हैं। वो अनुमान लगा रहे होते हैं कि शायद रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें चल रही होंगी, लेकिन अजुमा अपने फादर को रोकता है और कहता है कि उसे अब नहीं जानना है कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने अब हार मान ली है। अब यही हमारी जिंदगी है, हमें जैसे तैसे सर्वाइव कर यहीं पर ही गुजारा करना होगा। जो सुनकर उसका फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बहुत हो गया, तुम काफी ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो। और कहते हैं कि वो कैसे भी कर लियोन और सासुमाता को हरा के ही रहेंगे और रियल वर्ल्ड में वापस जाएंगे। लेकिन अजुमा ने यहाँ पर पूरी हार मान ली होती है। वो कहता है कि उसे अब इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। लेकिन उसका फादर रोकता है और कहता है कि तुम आज रात यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन अजुमा उन्हें मना कर देता है। तभी उसका फादर उसे एक डिवाइस देता है और अब अजुमा यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही हम देखते हैं उसका फादर शीरो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजुमा यहाँ पर शेला के पास आ चुका होता है, जहाँ पर वो सब लोग थे जो कि जिंदा बच गए थे। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, क्या वो नहीं आए? अजुमा कहता है कि नहीं। अब अजुमा यहाँ पर वो डिवाइस को ताइचिरो को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ताइचिरो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो उस डिवाइस को ही फेंक देता है, जहाँ पर उसकी मॉम उस डिवाइस को उठाकर वापस ले आती है और अजुमा दोबारा से उसे कोशिश करता है उसे देने का और उसके फादर का दिया गया मैसेज उसे बताता है। तभी हमें दूसरे सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सभी के सामने भाषण दे रहा होता है। वो कहता है कि हमें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें सबको दोबारा से सही करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक लीडर चाहिए। मतलब कि ये बच्चा एक किंगडम को बनाने की बात कर रहा होता है और यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो उसके साथ सहमत होते हैं। लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर शीरो आ जाता है और अपनी मैजिक पावर से खुद को ऐसा दिखाता है कि वो एक मॉन्स्टर है, जो देखकर सभी लोग वहाँ पर डर के मारे भाग जाते हैं। और यहाँ पर शीरो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लियोन हो और तुम जिसे लीडर बनने की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि सासू माता है। मुझे तुम ये बताओ कि सासू माता आखिर कहाँ पर है? और लियोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि सासू माता कहाँ पर है। और इतना सुनने के साथ ही शीरो यहाँ पर काफी गुस्से में आ जाता है और लियोन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियोन के पीछे से सासू माता आ जाता है और वो शीरो को रोक देता है, जहाँ पर शीरो अपने हाथ और पैर को किसी को भी हिला नहीं पा रहा होता। और शीरो कहता है कि अब तुम फाइनली मेरे सामने आ ही गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछनी है। लेकिन तभी सासू माता कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है पहले। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सासू माता कोई लड़का एआई नहीं है, बल्कि वो एक लड़की होता है। और सासू माता उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बनाया? क्या तुमने मुझे किसी से रेफरेंस लेके बनाया है या फिर तुमने आखिर किसको सोचकर मुझे बनाया है? शीरो काफी शौक होता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें ऐसे ही बना दिया था। हम लोग एक गेम बना रहे थे जिसमें काफी सारे एआई कैरेक्टर की जरूरत थी, तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बना दिया। लेकिन सासू माता ये आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन वो फिर भी शीरो को एक मौका देती है उससे क्वेश्चन पूछने के लिए। तब शीरो उसे पूछता है कि मुझे बस तुमसे ये जानना था कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम इस वर्ल्ड में हमारी फैमिली को एक साथ क्यों कर रही हो, जबकि हम सब लोग अलग अलग थे, तुम हमें साथ में क्यों लाना चाहती हो? सासू माता के पास इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होता। वो अचानक से शीरो के पास आ जाती है और वो एकदम से शीरो को मारने ही वाली होती है, लेकिन इस साइड शीरो भी बिल्कुल तैयार होता है। वो कहता है कि आज तुम रहोगे या फिर मैं तुम्हें अभी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। लेकिन सासू माता कहती है कि नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इधर हम देखते हैं कि शीरो के हाथ में वो एंटीडोट होता है जिसकी मदद से वो सासू माता को रोक सकता है। लेकिन सासू माता इस बात को पहले से ही जानती थी, जिस वजह से वो शीरो को टाइम रिवर्स करके उसके यंग एज में ले आती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ताइचिरो को दिखाया जाता है जिसके चारों ओर व्हाइट व्हाइट फेस आने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में शीरो ने अपने आप को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया होता है। उसने खुद को व्हाइट बर्ड में तब्दील कर दिया था। ये ब्लैक बर्ड की बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और तभी हम देखते हैं कि जो व्हाइट बर्ड है वो सासू माता पर अटैक कर देता है और उसे वो एक दूसरे डायमेंशन में ले आता है, मतलब कि एक अलग सा वर्ल्ड। और सासू माता जैसे ही इस वाले वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है तो उसका कंट्रोल पूरी तरह से हट जाता है और जिस वर्ल्ड में ताइचिरो उसकी फैमिली है और वो वर्ल्ड पूरी तरह से ग्लिच करने लगता है, जहाँ पर हम ताइचिरो को देखते हैं और ताइचिरो के हाथ में वही डिवाइस होता है जो कि उसके फादर ने दिया था, जहाँ पर उसमें एक मैसेज पॉपअप होता है। उस मैसेज में ये लिखा होता है कि क्या ताइचिरो इस वर्ल्ड को डिलीट करना चाहता है? अगर वो चाहता है तो ये उसको यस करे। तो अजुमा कहता है कि हाँ, तुम इसको यस करो, क्योंकि मुझे पापा ने बताया था कि तुम ताइचिरो को बताना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यस वाले बटन पर क्लिक करे। लेकिन यहाँ पर ताइचिरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। उसको यहाँ पर सब कुछ समझ आ गया था कि उसके फादर क्या करना चाहते थे, लेकिन उसको ये सब कुछ पता होता है अगर उसने ये यस वाले बटन को प्रेस कर दिया और इस वाले वर्ल्ड को डिलीट कर दिया तो उसके फादर सासू माता के साथ वो अलग वाले डायमेंशन में फंस के रह जाएंगे और कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये चीज ताइचिरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उस डिवाइस को वहाँ पर फेंक कर अपने पापा के पास भागने लगता है और रास्ते में भागते हुए हम देखते हैं कि ताइचिरो यहाँ पर इची में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो अपने गेम वाले कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहाँ पर चला
चला आता है जहाँ पर लियोन खड़ा होता है और लियोन भी उसे देखते ही उस पर अटैक करने लगता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। लेकिन उस फाइट में कोई भी नहीं जीतता, दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं और फिर दोनों ही रुक जाते हैं। जहाँ पर इची उससे पूछता है कि उसके फादर कहाँ पर हैं, लेकिन लियोन उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता। और दूसरी ओर हमें सासू माता को दिखा जाता है जो कि उससे कुछ अभी भी पूछ रही होती है कि तुम मुझे ये सच सच बताओ कि तुम मुझे किसकी याद में बनाया था, क्योंकि मैं फीलिंग्स को भी महसूस कर सकती हूँ, मेरे अंदर इमोशंस हैं। और इतना बोलते बोलते सासू माता रोने लगती है और उसकी इतनी कोशिश करने के बाद शीरो भी उसे सच सच बताने लगता है और वो उसे बताता है कि उसने सासू माता को दरअसल अपनी बेटी की याद में बनाया था, क्योंकि उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं। क्योंकि जब उसकी बेटी मर गई थी उसे इस चीज से काफी ज्यादा बुरा लगा था। उसे पता था कि वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल सकता है, तो उसने उसी की याद में एक एआई कैरेक्टर बना दिया ताकि वो रियल वर्ल्ड में ना सही आखिर गेम में तो उसे मिल सके। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर लियोन को दिखाया जाता है जो कि थक हार के सब कुछ सच सच बता देता है और उसके फादर और सासू माता दोनों ही इस वाले डायमेंशन के अंदर है। जो सुन के ही इची उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो पोर्टल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और वो दोनों बाहर से देख पा रहे होते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। इची अपने फादर को देखता है और कहता है कि आप बाहर आ जाओ, लेकिन शीरो कह रहा होता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसी वजह से हुआ है। जब उसके फादर बाहर आने से मना कर देते हैं, जो देखकर इची काफी रोने लगता है और अपने बेटे को रोता हुए देख उसके फादर का दिल भी पिघल जाता है और वो सोचता है कि वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो आज रो रहा है सिर्फ मेरी वजह से, जिस वजह से शीरो बाहर आ रहा होता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है और हम देखते हैं कि सासू माता उसकी सिस्टर में कन्वर्ट हो जाती है और शीरो कहता है कि वो अब बाहर नहीं आ सकता, वो अब यहाँ पर ही रहेगा। और यहाँ पर इची भी अपनी बहन को देखता है और वो सब कुछ समझ जाता है कि उसके पापा ने सासू माता को बनाया था अपनी बहन के इमोशन से, ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। और यहाँ पर इची के फादर और उसकी बहन दोनों ही उस टाइमलाइन में कहीं पर खो जाते हैं और वो पोर्टल एकदम से बंद हो जाता है। और हम देखते हैं कि लियोन यहाँ पर काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसने सासू माता को खो दिया है। और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एकदम से सही हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और सारे ह्यूमंस रियल वर्ल्ड में आ चुके होते हैं और सारा सब कुछ एकदम से ठीक हो चुका होता है। और जिस गेमिंग कंपनी ने इस प्लेनेट गेम को बनाया था उस कंपनी के ऊपर सारे इल्जाम लग चुके होते हैं। वो लोग माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को भी नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। वो लोग मिलकर एक कोवर्कर के ऊपर सारे के सारा दोस्त लगा देते हैं कि आखिर उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ताकि ये कंपनी बच जाए, और ये लोग परमानेंटली इस प्लेनेट गेम को भी बंद कर देते हैं। और तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो देखकर आप सभी को याद आ होगा उस बर्ड केस के बारे में, जो कि ब्लैक बर्ड का वर्ल्ड था, जिसमें ताइचिरो का एक एआई क्लोन था जो कि अजुमा को बचाने के लिए उस वर्ल्ड में गया था। और आपको पता होगा कि वो अब परमानेंटली वहाँ पर फंस चुका है, इधर से वो कभी भी वापस नहीं जा सकता। ये वाला ताइचिरो उस वर्ल्ड में अकेले घूम रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की चली आती है और गाइस ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पीको होती है। पीको यहाँ पर ताइचिरो को देखकर पहचान जाती है क्योंकि ताइचिरो एक गेम कैरेक्टर बना हुआ था, मतलब कि इची बना हुआ था। और ताइचिरो भी इस लड़की को देखकर समझ जाता है कि ये पीको है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को रोक नहीं पाते और हग कर लेते हैं। तभी पीको बताती है कि वो ताइचिरो से प्यार करती है। फिर हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर 8 साल गुजर चुके होते हैं और प्लेनेट गेम भी बंद हो चुका होता है। सारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जहाँ पर हम ताइचिरो को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका होता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि अजुमा ने किया होता है। और अजुमा यहाँ पर एक बिजनेसमैन बन चुका होता है। वो ताइचिरो को बुलाता है एक जगह को विजिट करने के लिए अपनी मम के साथ, और अजुमा और ताइचिरो दोनों ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर दोनों भाई काफी बातें भी करते हैं। तो ताइचिरो कहता है कि उनके फादर के लिए उन्हें अभी एक ग्रेवयार्ड बनाना चाहिए। तो अजुमा कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड अभी भी मरे नहीं हैं, तो ग्रेवयार्ड बनाने से अच्छा क्यों ना एक घर बनाया जाए जहाँ पर उनकी मम शांति से रह सके। दोनों ही इस बात से एग्री करते हैं और दोनों ही खाना खाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर ही खत्म होता है।